सिलेबस को समझने का मतलब, तुम्हारा जो सिलेबस है ये आपस में जुड़ता कैसे है, इसकी इंटरकनेक्टिविटी क्या है। जैसे कहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा है, कहीं एटीट्यूड लिखा है, कहीं अचानक वो चले जाते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की बात करते हैं। ये है क्या आज सब कुछ, ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस ऑफ एथिक्स, बाद में फिर कहीं पर बीच में एप्टीट्यूड की बात करना, ये आपस में जुड़ता कैसे है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात सीखेंगे एथिक्स क्या है, जिस पर कल हम लोग कुछ बात कर चुके हैं। दूसरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा पूरा एथिक्स का पेपर डिजाइन्ड कैसे है, ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, इसके अलग अलग खंड कैसे जुड़े हुए। और फिर तीसरी बात पर जाएंगे अगर आज हो पाया तो, जिसमें यह देखेंगे कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछ रहा है। उसके लिए मुझे पेपर की जरूरत पड़ेगी, अगर आ गया तो मैं उसकी बात करूंगा। किस तरह के मतलब कितने टाइप के, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जो एथिक्स, उसमें मेनली हमारा अप्रोच होगा एथिक्स को समझना। लेकिन तुम जो सुनोगे क्लास में उसको सीधे लिख नहीं पाओगे। जैसा कल आपको दिखाया, सवाल लिया था सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा ही नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। जब सवाल को हम लोगों ने हल किया तो तुमने देखा कि सवाल को हल करने में तो बात काफी बड़ी हो जा रही, वो लिख नहीं सकोगे। तो जब हम यूपीएससी के सवाल डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो उसका पर्पस ये होगा कि उन सवालों के टाइप को समझकर ये पता लगाने की कोशिश करो कि इन अलग अलग टाइप के सवालों को लिखेंगे कैसे। एग्जाम में अगर हमको 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में किसी सवाल को लिखना है, और कल दिखाया था कि तुमको टाइम मिलेगा मैक्सिमम 6 मिनट, 6.5 मिनट। केस स्टडी कितने समय में करते हो इस पर डिपेंड करेगा। दिखाया था अगर 14 मिनट में केस स्टडी करोगे तो तुमको लिखने के लिए मिलेगा 5 मिनट, 12 मिनट में कर लोगे तो शायद लिखने के लिए एक सवाल मिलेगा 6 मिनट, 10 मिनट में केस स्टडी कर लोगे तो शायद 7 मिनट। लेकिन 5 से 7 मिनट इसी रेंज में तुमको थियोरेटिकल सवाल के लिए समय मिलने वाला है, 10 नंबर के सवाल के लिए। और ये कहा था, कल एक सवाल बोलकर दिखाया था, सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा ही नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। क्लास को तकरीबन 10 मिनट सोचने के लिए दिया, और 10 मिनट बाद भी पूरी क्लास में से किसी एक आदमी ने भी एक आर्गुमेंट नहीं बताया जिसको लिखा जा सके। इसका मतलब सोचने का समय काफी कम मिलता है। यहां जब हम ज्यादा सोचने के समय में आर्गुमेंट नहीं सोच पा रहे हैं, 10 मिनट में नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई चीज जिसको सोचने के लिए हमको एग्जाम में सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, उसको लिख पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सवालों के टाइप से पहले ही तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो उनमें शुरुआत कैसे करेंगे। सवाल तो हर बार नया आएगा, टाइप वही रहेगा, तो उस टाइप के सवालों को शुरू कैसे करोगे, उसमें किस तरह के कंटेंट को लिखोगे। जैसे कल वाला सवाल किस टाइप का है, कल वाला सवाल है अच्छे जीवन का, गुड लाइफ। इसका गुड लाइफ एथिक्स की एक थीम है। हम क्या करना चाहते हैं, हम सब अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं ना, और अच्छी जिंदगी का हम सबका अलग अलग मायने हैं। उसी अच्छी जिंदगी से क्या होता है, अगर एक चोर या लुटेरा वो समझता है कि चोरी करके उसकी जिंदगी अच्छी होगी, और अच्छी जिंदगी का उसका मायने ना चोरी करके धन संपत्ति जमा करना है, तो शायद वो अनैतिक काम करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी जिंदगी का नोशन ही ऐसा है, उसकी अच्छी जिंदगी का मीनिंग ही ऐसा है कि जिसमें गलत काम या अनुचित काम करना शामिल है। दूसरी अच्छी जिंदगी का मायने ऐसा हो सकता है जिसमें नैतिक काम, ईमानदारी, करुणा, परोपकार, समानुभूति, ये सब शामिल हो। वो कैसे होगा, इसके कल 1-2 मॉडल्स पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये टाइप, इस टाइप को समझने मतलब अच्छी जिंदगी के टाइप से जुड़े सारे सवालों को समझना, उसके आर्गुमेंट्स जनरेट करना। ऐसे एक सवाल आता है कि हमने बहुत सारी कोशिश कर ली, फिर भी हम करप्शन को नहीं रोक पा रहे हैं। हमने कानून बना दिया, हमने जांच एजेंसियां खड़ी कर दी, लेकिन हम करप्शन को नहीं रोक पा रहे। सवाल आता है कि हमने बहुत सारे कानून बना दिए, लेकिन स्त्रियों के साथ होने वाली यौन हिंसा को नहीं रोक पा रहे। इसका मतलब वो कहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि लीगल रेमेडीज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट ना सर्टेन
अनएथिकल एक्शंस और एटीट्यूड्स, या टू एक तरह से कहें कि उनको प्रिवेंट करने के, टू प्रिवेंट। तो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए लीगल रेमेडी पर्याप्त नहीं, यौन हिंसा को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए लीगल रेमेडी पर्याप्त नहीं। तो अगर सवाल लीगल रेमेडीज के अपर्याप्त होने पर आता है कि नेसेसरी है, कानून जरूरी है लेकिन कानून पर्याप्त नहीं है, कानूनों के होने के बावजूद दुनिया में और देश में बहुत सारे अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, कैसे रोको? अब ये सवाल भी अगर मैं भी पूछ लूंगा तो तुम पाओगे कि 4 मिनट सोचने के बाद भी एक भी आर्गुमेंट नहीं बता पाओगे। इसका मतलब ये सवाल मासूमाना दिखते जरूर हैं, लगता बड़ा मासूम किस्म का सवाल है, लेकिन जब तुमसे पूछा जाए कि लिखोगे क्या, आर्गुमेंट क्या दोगे, तो तुम पाते हो कि तो असहाय नजर आते हो, कोशिश ही कर लेते हैं। दूसरे टाइप का सवाल मैंने बोल ही दिया, कोशिश कर लेते हैं, बताओ। ऐसा सवाल आ गया कि हमने बहुत सारे कानून बना दिए, बहुत सारी सतर्कता एजेंसी खड़ी कर दी, या बहुत सारे सेल्स बना दिए, उसके बावजूद हम यौन हिंसा को नहीं रोक पा रहे। कुछ बताओ, नवाचारी उपाय बताओ, क्या करोगे, क्या लिखोगे? अच्छा, एक बात इन्होंने कहा स्कूली शिक्षा, और तुम पाओगे ना कई बार यौन हिंसा करने वाले लोग खूब दयालु होते हैं। जैसे भारत में दलितों के साथ अत्याचार करने वाले लोग बाकी पेड़ पौधों तक को पानी देते थे, पूरी प्रकृति के बारे में बड़ी बड़ी बात कहते थे। तो कई बार दयालुता और संवेदनशीलता ये तय नहीं करती कि हमारा जीवन के किसी एक वर्ग के प्रति या किसी समाज के किसी एक वर्ग के प्रति अगर नजरिया संवेदनशीलता का है तो संवेदनशीलता दूसरी जगह भी जाएगी। भारत में जो उसके किताबें हैं, जो पुरानी किताबें, उनमें सब में देखोगे कहते तो ऐसा एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया कुटुंब है, लेकिन उसी भारत में उसी देश में रहने वाले दलित उनके कुटुंब नहीं थे। उसी देश में रहने वाली स्त्रियां, उनके अधिकार कई बार शूद्रों से भी कम थे। तो एक मैंने ये बात कही, इसका मतलब ये केवल दया सिखाना, समानुभूति संवेदनशीलता सिखाना ये शायद पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी तुमने, हाँ मैंने समझ लिया, सुबह वाली क्लास से तुमने भी बताया, इन्होंने भी बताया, वो दोनों के आर्गुमेंट ही सुबह वाली क्लास से हैं। लिखोगे कैसे? एक ऐसी लाइन बताओ मुझे जिसको लिखोगे, और एक ऐसी चीज बताओ जिससे इसको क्रैक करोगे सवाल को। सोचना, सोचते रहो। अच्छा, मान लो मैं कल से सोशल मीडिया पे लिखने लगूं कि जितने आईएएस हैं सबको दहेज नहीं लेना चाहिए, तुम भी लिखो, लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ? लेंगे कि नहीं लेंगे दहेज? पता होता है कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेते हैं। पता होता है फिर भी लेते हैं। पता होना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। स्कूली शिक्षा एकमात्र तुम्हारा समाधान अब तक है, उसको तो हम लोगों ने सुन लिया है, ये बढ़िया समाधान है, ठीक है। और कुछ बताओ। हाँ, कैसी इच्छा शक्ति? कैसे आएगी इच्छा शक्ति? ये तो मान लीजिए आपने समस्या पहचान ली, कैसे आएगी? कैसे आएगी और क्यों आएगी? जैसे मान लीजिए दहेज हटाना है, अब दहेज तो खुद आईएएस ले रहा है, आईपीएस ले रहा है, हटाएगा कौन?
सोचिए, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आपने सब लोग सही बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ना इतनी सरल नहीं है। हाँ, कैसे, क्या? कौन सी शिक्षा? अपर्याप्त। अरे पर जिनको शिक्षा ज्यादा मिलती वही दहेज लेते हैं। दहेज मिलता है उन्हीं को जिनको नौकरी मिली, और नौकरी उन्हीं को मिलती है जो पहले खूब पढ़ लिख गए। अनपढ़ आदमी जिसकी शादी होना मुश्किल है ना, हो रही तो खुद ही दहेज देने के तैयार है। जो अनपढ़ है उसको दहेज कम मिलता है, जो पढ़ा लिखा है और नौकरी पेशा उसको ज्यादा मिलता है। तो शिक्षा बढ़ी है तो दहेज बढ़ा है। दहेज देते हैं, हाँ। उन्हीं पे पहले बैन कर दो ना। क्या कर दे, कैसे बैन कर दें? शादी बैन कर दें? वहाँ पे दहेज लेना एक तरह से अपराध माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे बोला जाता है लड़की भी उनके लिए सारा दहेज होती है। अब खूब लेने लगे हैं, उत्तराखंड में भी खूब लेने लगे, खूब शादियों में गया उत्तराखंड में। वो कुछ रिमोट पहाड़ों को छोड़ दो, देहरादून में खूब लेते हैं, हरिद्वार में खूब लेते हैं, जितने शहरी टाउन हैं खूब लेविश शादियां कर रहे हैं उत्तराखंड वाले, और खूब दहेज ले दे रहे हैं। जो एनजीओ बनी है ना दहेज के लिए, हम्म। वो खुद मतलब एनजीओ में खड़े थे सपोर्ट के लिए कि हाँ दहेज नहीं लेना चाहिए, पर वो अपनी फैमिली में तो दहेज बात तो मेरी बात का समर्थन अंतर तुमने कर दिया। हाँ, शिक्षित नहीं है, अपने जीवन में किसी को नंबर लाने के लिए शिक्षा मिल रही है, तो शिक्षा में एक तरीके से अशिक्षित हुए क्योंकि सर जो पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, अभी तक मतलब शिक्षित नहीं कर रहे, पढ़ने के बाद फिर जाके दहेज ले, तो फिर कोई शिक्षा चलो से अपने एटीट्यूड में उतारना बहुत ज्यादा। एटीट्यूड में, कैसे एटीट्यूड में आएगा ये बात मैं समझना चाहता हूँ। ये तो है बात सही, एटीट्यूड वाला मामला इन्होंने भी कहा, कमोबेश ये भी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। शब्द इन्होंने एटीट्यूड यूज नहीं किया, लेकिन दोनों आदत, एटीट्यूड, ये सब एक ही तरह की बात है। शिक्षा में भी ले रहे हैं शहर में बहुत ज्यादा शुरुआती शिक्षा में आज सुबह वाली क्लास है ये, आज सुबह एक क्लास हुई थी, उसमें मैंने इस तरह की कुछ बात की थी। वो देखो शिक्षा कितना काम करती है, याद तो आ जाता है वो चीज। मैं बताता हूं, सुनो। और इसको सुन के फिर से कल मैंने कहा था कि एथिक्स में कुछ भी कॉमन सेंस नहीं है। आइए आइए, खूब स्वागत है। अरे इतना पैर मत छूए, बैठो। हम लोग एक बात फिर सीखने जा रहे हैं। ये सवाल का दूसरा टाइप है। इस सवाल के टाइप में जाओगे और देखोगे, इसमें हम पहले करते हैं प्रॉब्लम का डायग्नोसिस। ये बताओ, यौन हिंसा एक कुरीति है, इविल है, बुराई है। बुराई को एक बीमारी की तरह समझो। जैसे व्यक्ति को कोरोना हो जाए, बुखार हो जाए, बीमार हो जाता है, वैसे समाज अगर यौन हिंसा कर रहा तो समाज बीमार है। तो हमको पता लगाना होता है ना बीमारी का कारण क्या है। अच्छा डॉक्टर कौन होता है? पहले जाते ही तुमको दवा दे देता है कि पहले डायग्नोसिस करता है? तो तुमने डायग्नोसिस नहीं की। तुम जितने उत्तर दे रहे हो ना, उसमें जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो कह दे रहे हो, समाधान तुम देने के लिए आमादा हो, लेकिन डायग्नोसिस नहीं है। जब भी तुम इस तरह के किसी प्रॉब्लम को लिखोगे तो क्या देखोगे? हम कह रहे कानून पर्याप्त नहीं, ये नहीं कह रहे कानून ठीक नहीं है, कानून पर्याप्त नहीं। इसका मतलब क्या है? सपोज करो तुम मेरे पास आए, किसी बीमारी से तुम ग्रस्त हो, उस बीमारी के 4 कारण हैं, 4 कारणों से बीमारी हो रही है, मैंने दवा सिर्फ उसके एक कारण पर दी, ठीक हो जाओगे? बाकी 3 कारण का इलाज नहीं किया। मान लो यौन हिंसा 4 कारणों से हो रही है, उसमें एक कारण यह भी रहा हो कि कानून नहीं है, तुमने कानून बना दिया, तो तुमने एक चीज का इलाज कर दिया, 3 चीजों को छोड़ दिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका जब भी कोई सवाल ये पूछा जाएगा तुमसे कि प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब है उसका इलाज तुमने पर्याप्त नहीं किया। तुम जो मेजर्स ले रहे हो वो मेजर्स इनएडिक्वेट है, वो मेजर सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम का दायरा बड़ा है, जो इविल है उसके सोर्स ज्यादा हैं, और तुम उसके जो समाधान का प्रयास कर रहे हो
वो समाधान उसके सारे सोर्सेस को, जो जहां से व्हील आ रही है उसके सारे सोर्सेस को इरेडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक? अब मैं तुमको एक बात समझाता हूं। इसका मतलब है ये सारे सवाल जितने टाइप्स हैं इनको ऐसे समझना होगा और समझने के बाद फिर इनको लिखने लायक भाषा में तब्दील करना होगा। तब तुम एग्जाम में जब जाओगे तो जो मैंने कहा 6 मिनट का समय मिलेगा लिखने के लिए एक सवाल, उसमें तुम्हारे सोचने का समय घट जाएगा, क्योंकि वो बात तुम क्लास में पहले से सोच चुके हो। और चूंकि तुमने उस तरह के सवालों को लिखने की संरचना पर पर्याप्त अभ्यास पहले से कर लिया है, इसलिए तुम सटीक लिख पाओगे, तब तुमको अंक आएंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं इथिक्स के किसी सवाल को वहीं जाके लिख दूंगी या लिख दूंगा, संभव नहीं। तुम अच्छा निबंध हो सकता है लिख दो जाके, इथिक्स नहीं लिख पाओगे। अच्छा क्यों? अच्छा निबंध क्यों लिख सकते हो? अच्छा निबंध इसलिए लिख सकते हो ना, थोड़ी खराब शुरुआत भी हो गई, तुम्हारे पास बीच में उसको संभालने का मौका है। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में निबंध के किसी हिस्से में चमत्कार कर देंगे। क्या कर लेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट कर लेंगे हम वहां। इथिक्स में सवाल शुरू करोगे, 5 मिनट का टाइम है, अगर कुछ बिगड़ गया, शुरुआत भी ठीक नहीं हुई, तो बाद का हिस्सा उससे रिलेट इंटरकरेक्ट नहीं कर पाओगे। यहां डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इसलिए इथिक्स में जहां समय तुम्हारे पास कम है और जहां मैंने कल क्या कहा था, जहां आंसर में फैक्चुअल बात नहीं लिखी जाती है जिसको तुम कहीं से पढ़ के आए हो, वहां पर इस आंसर को बिना पहले से तैयारी किए लिखना संभव नहीं। अब जरा देखो क्यों होती यौन हिंसा। यौन हिंसा एक बीमारी है, भ्रष्टाचार एक बीमारी है। जितनी ऐसी प्रॉब्लम्स, इसका मतलब इथिक्स में हमको ऐसी 15-20 प्रॉब्लम्स का क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। जब पता लगा लोगे, तुमने क्या कर लिया, एक अच्छे डॉक्टर की तरह तुमने पता लगा लिया कि ये 15 अनएथिकल प्रॉब्लम्स का सोर्स क्या है। जितना ज्यादा उसके सोर्स को तुम समझ गए, इसका मतलब उतना ज्यादा तुम उसके समाधान में अब सक्षम हो पाओगे। ठीक है, आज सुबह की क्लास तुमने याद तो की, लेकिन पर्याप्त रूप से याद नहीं की, इसलिए सवाल का जवाब नहीं दे पाए। देखो, जो ये हिंसा है, यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस जो है, इस पर हम लोग बहुत विस्तार से किसी दिन बात करेंगे। अभी हम तुमको समझाते हैं केवल ये होती है किसके कारण, इसको हम कहते हैं वस्तुकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन। ठीक है, अगर किसी चीज को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो वो चीज हमारे सिर्फ इस्तेमाल की होती है, और जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये क्या हैं, जिस चीज को हम ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं हमारे किसका स्रोत है? सुख का स्रोत। हर ऑब्जेक्ट हमारे सुख का स्रोत है। अगर स्त्रियों को भी आपने ऑब्जेक्ट मान लिया, मनुष्य के बजाय क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट, तो इसका तब स्त्रियां क्या बन गई? सुख का स्रोत। और तब हमारी सोच में ही अगर ये शामिल है कि स्त्रियां सुख का स्रोत हैं, तो उनकी बॉडी सिर्फ हमारे लिए प्लेजर कंटेंट की तरह दिखती है, और फिर इसको रोकना, यौन हिंसा को रोकना मुश्किल होता है। समझो कैसे। अगर हम किसी चीज को ऐसे समझते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ समथिंग ना, जैसे मान लो तुम जाते हो फ्रिज खरीदने मार्केट में, क्या देखना चाहते हो? एक अच्छे फ्रिज में, अच्छे फ्रिज में घूम के देखना चाहते हो कलर किसका अच्छा है ना, फिर देखते हो कूलिंग, कूलिंग कैसी है, स्टोरेज कितना है, होता नहीं, स्टोरेज कितना है, कूलिंग कैसी है, लुक्स कैसा है। सेल्समैन तुमको दिखाता है कि सर इसमें देखिए डिफ्रॉस्ट है, इसमें ये सब्जियों का कंपार्टमेंट अलग है, ये फ्रेंच मॉडल है, नीचे से खुल जाता है, ऊपर वाला हिस्सा ऐसा बॉटम माउंटेड है। क्या करता है? आपको आकर्षित करने, लुभाने की कोशिश करता है, और चाहता है कि इस वस्तु से आप इसको खरीद लें, क्योंकि उसकी तमाम उपयोगिताएं बताता है कि ये आपके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट है। ठीक वैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी हम यौन हिंसा पर सीधे नहीं जा रहे हैं। तुमने देखा होगा जब किसी लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले उसको देखने आते हैं, और ठीक जैसे एक सेल्समैन ना एक फ्रिज दिखाता है शोरूम में,
वैसे जिस दिन लड़के वाले उसको लड़की को देखने आते हैं उसके 3-4 दिन पहले से लड़की पार्लर जाके या उसी के एक दिन पहले पार्लर जाके तैयार होके आती है। अरे उसे जिससे शादी होनी है वो जैसी है वैसी क्यों नहीं देख ले रहे हैं? हम उसको पहले अट्रैक्टिव बनाते हैं। उससे पहले शहर के किसी ऐसे फोटोग्राफर से जो मैट्रिमोनियल फोटो खींचने का एक्सपर्ट है, उससे 3-4 लड़की की फोटो अलग अलग ड्रेस में खिंचवा के भेज चुके हैं लड़के के पास, अप्रूव हो गई है, तभी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब जब लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़का क्या देखने आया लड़की में? जैसे एक ऑब्जेक्ट के 3-4 फंक्शन है, वैसे लड़का देखने आया है कि लड़की दिखती कैसी, लुक्स कैसे। इसका मतलब लड़की की पहली पहचान किससे? उसके इसेंस से, उसके कोर से या उसकी बॉडी से? इसका विवाह करने के लिए आने वाला लड़का जब उस लड़की को देखने आता, पसंद करने आता है, तो उसके घर के सारे सदस्य समेत, ठीक वजह से आप शोरूम में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसका लुक्स देखते हैं, वैसे हमारा समाज में लोग लड़की देखते हैं। शादी ब्याह से पहले लड़की देखते हैं। लड़के से शादी लड़की इसलिए करती क्योंकि वो नौकरी पैसा कमाता है, लेकिन लड़की से शादी लड़का इसलिए करता है कि वो दिखती कैसी है। एक प्रोडक्ट, एक फंक्शन हो गया ना, दूसरा फंक्शन फिर वो होता है कि भाई लड़की से शादी करेंगे तो क्या करेगा, हमारी घर चलाएगी। तो जैसे वो लड़का आता वैसे ही लड़की एक ट्रे में समोसा, चाय लेके 4-5 तरह के पकवान लेके उतरती है, और उसकी मां ये बताने से चूकती नहीं कि इसने सबने खुद इसी ने बनाया है। कहती एकदम पाक कला में निपुण है। दूसरा फंक्शन पूरा कर, जैसे वहां फ्रिज के बारे में दुकानदार बताता है कि इसमें फला फंक्शन है ना, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, इसमें सब्जियों के लिए अलग कंपार्टमेंट है। वैसे लड़की के बारे में मां बताती है खाना बनाने में तो निपुण है। हम लोगों ने कभी खाना किचन में हम लोग गए ही नहीं, जाने ही नहीं देती, चाहती शादी कर ले किसी तरह लड़का इससे। फिर लड़की बैठती है, शांत रहती है, सब उसके माँ बाप कहते हैं बड़ी शांत शांत सी है। मां कहती गऊ है गऊ। इसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, मतलब ले जाओ, मारना पीटना ठीक है, चाहे जो करना बोलेगी। ये पैट्रियार्की है। जैसे वस्तुओं को हम उनकी उपयोगिता के आधार पर जांचते परखते हैं, वैसे ही हमारे समाज में स्त्रियों के 3-4 फंक्शंस हैं। केवल पुरुष का 3-4 फंक्शन नहीं। पुरुष पहचाना जाता अच्छा टीचर है, अच्छा नेता है, आईएएस है, आईपीएस है। लड़की की प्राइमरी आइडेंटिटी दिखती कैसी है, काम धाम क्या करेगी ना, तो 3-4 फंक्शन है। प्रजनन 1, सुंदरता 2, ठीक है, घरेलू काम 3, यही 3-4 फंक्शन है। इसलिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे देखेंगे घरेलू हिंसा ऐसे होती है। किसी चीज का 4 फंक्शन हो, उसमें से 2-3 कंप्लीट हो जाए तो उसका मूल्य क्या होता जाएगा, घटता होता जाएगा। तो लड़की शादी कर ली, प्रजनन उसने कर दिया, एक काम खत्म, सुंदरता धीरे धीरे कम हो गई। 28 साल में शादी की, 36-37 साल में सुंदरता कम हो गई, वो फंक्शन भी खत्म, ठीक है। तो घरेलू काम का बच्चा घरेलू काम के लिए मेड रख लेंगे। इसलिए पाओगे घरेलू हिंसा शुरू होती है, क्योंकि वही लड़की जो विवाह के समय बहुत बड़े मधुर संबंध थे उसके अपने पति से, वो संबंध धीरे धीरे कैसे होते जाते, खराब। जैसे हमारे लिए एक फोन, जिस दिन उससे हम बात करना संभव ना हो, हमारे लिए उससे मैसेज ना जाए, व्हाट्सएप ना कर सकें, क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। फिर जिस दिन कूल करना बंद कर देगा उस फ्रिज से हमारा कोई भावनात्मक लगाओ। जब समाज में स्त्रियों का वस्तुकरण कर दिया जाता है तो स्त्रियां हमारे लिए कुछ सर्टेन उपयोगिताएं पूरी करती हैं। उन्हीं उपयोगिताओं में एक है हमारी सेक्सुअल डिजायर्स का फुलफिलमेंट, यौन इच्छा की तृप्ति। घरेलू काम, प्रजनन, यौन इच्छा की तृप्ति। अगर हमने क्या किया होता, अगर हमने समाज में स्त्रियों पुरुषों के अधिकार शुरू से बराबर बनाए होते, तो जैसे हम एक लड़के को देखते हैं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत पढ़ने में तेज है, अच्छा वकील है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा, ये नहीं देखते दिखता कैसा है, हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। और डॉक्टर कैसा होता है, लड़की की उम्र बढ़ रही है उसकी उपयोगिता कम हो रही, और डॉक्टर की उम्र बढ़ रही तो उपयोगिता बढ़ रही, क्योंकि उसकी जिससे आपने पहचान की वो स्किल उसकी इंप्रूव हो रही। पुराना वकील और उसकी डिमांड हो रही, आईएएस सीनियर होता जा रहा, सैलरी बढ़ती जा रही। तो पुरुषों को आपने क्या किए, सारे आर्थिक काम सौंपे, पूरा आर्थिक जीवन सौंप दिया, राजनीतिक जीवन सौंप दिया, धार्मिक जीवन सौंप दिया, और इन सब जीवनों में उसकी पहचान उसकी उम्र के साथ
मजबूत हो रही है, उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, और उसके जो काम है वो खत्म नहीं होते। उसका काम है डिसीजन मेकिंग। पैट्रियार्की वाले समाजों में सारे निर्णय कौन लेता है? पुरुष। और हम क्या मानते हैं? जितना आदमी अनुभवी हो गया, जितना बूढ़ा हो गया, उसके डिसीजन उतने परिपक्व हो गए। तो एक आदमी का तो आपने मूल्य मनुष्य के तौर पर लगाया और दूसरे आदमी का कर दिया वस्तुकरण। इस वस्तुकरण के कारण पितृसत्तात्मक समाजों में, पैट्रियार्कल सोसाइटीज में ना, पुरुषों की स्त्रियों को देखने की जो उनकी पर्सपेक्टिव है वो बड़ी फिक्स किस्म की होती है। इससे चाहे वो जितना दूसरे मामलों में जितना दयालु हो, चाहे वो जितना अच्छा इंसान हो, शादी करते समय आईएएस बनने के बाद दहेज लेता है। क्योंकि क्या मानता है? वो मानता है कि एक ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति से एक वस्तु का अलायंस बनाया जा रहा है, जिस वस्तु के काम पूरे होने के बाद जब वो महत्वहीन हो जाएगी तब भी इसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। इसलिए मां बाप भी क्या कहते हैं कि अपनी लड़की की शादी इस लड़के से कर रहे हैं, कमाता अच्छा है, लड़की सुख से रहेगी, मतलब प्रजनन वजनन कर देगी, उसके बाद भी उसकी देखभाल। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि लड़की बोझ है, उत्तरदायित्व। मां बाप शादी करते हैं तो क्या कहते हैं? आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। ये जो नजरिया है, ये नजरिया है यौन हिंसा का मूल कारण। पुरुषों को हम पहचानते हैं उनकी क्षमता के आधार पर और स्त्रियों को हम पहचानते हैं उनके शारीरिक गठन के आधार पर। इस इनबिल्ट प्रॉब्लम के कारण हमारे पुरुषों की साइकोलॉजी में स्त्रियों की शारीरिक पहचान के कारण उनके शरीर हमारे लिए आकर्षक वस्तुएं बन गए हैं जो हमारे अंदर डिजायर पैदा करते हैं। इस कारण ये यौन हिंसा की समस्या है। जब तक स्त्रियों की ये शारीरिक पहचान बदलकर क्षमता वाली पहचान नहीं बनाई जाएगी तब तक स्त्रियों के साथ यौन हिंसा नहीं रुकेगी। जब हम किसी ऐसी स्त्री को देखेंगे जो आईएएस होगी, आईपीएस होगी, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके काम से, उसके शरीर से नहीं। अगर आपकी सोसाइटी में 50% पदों पर राजनेता स्त्रियां हो जाएं, आप उनको अच्छा शासन करते देखें, 50% आईएएस स्त्रियां हो जाएं, 50% आईपीएस स्त्रियां हो, 50% पुलिस में सारी स्त्रियां हो, न्यायपालिका में हो, पत्रकार हो, तो क्या होगा? आपका नजरिया बदल जाएगा। तो यह मसला किसका है? यह मसला है स्त्रियों के संदर्भ में उनकी पहचान को कुछ खास स्टीरियोटाइप तरीके से फिक्स कर देने का। और इस स्टीरियोटाइप को जिसको हमने फिक्स किया उसको हम तोड़ रहे हैं क्या? नहीं तोड़ रहे हैं। कहां नहीं तोड़ रहे हैं? क्या चिता में आग स्त्रियां लगाती हैं क्या? कौन लगाता है? पुरुष। वंश किससे चलता है? पुरुष से। वंश सबको चलाना है, मरने के बाद चिता में आग सबको चाहिए, वो काम कौन कर रहा है? पुरुष। इसका पुरुष का महत्व आपने अनिवार्य बना दिया कि उसके बिना तो वंश नहीं चलेगा, उसके बिना चिता में आग नहीं लगेगी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और स्त्री का महत्व कैसा है? वैकल्पिक किस्म का। आप जब तक इस एनोमली को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक स्त्रियों से वंश चलना नहीं शुरू होगा, जब तक स्त्रियां पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बनेंगी, जब तक उनके राइट्स बराबर नहीं होंगे, तब तक आप इस मसले को, इसका मतलब यह मसला किसका है? यह मसला है इनइक्वालिटी का। यह मसला है एक वर्ग की पहचान अधिकार विहीन वस्तु के रूप में करने का। सारे संविधान और कानून के बावजूद आज भी हमारे समाजों में पिता अपनी संपत्ति स्त्रियों को, बेटी को नहीं देता है। इसका मतलब लोकतंत्र तुम्हारे यहां है, संविधान है, लेकिन उस संविधान की समानता की स्पिरिट तुम्हारे समाज में लागू नहीं है। राज्य और समाज दो अलग चीजें। राज्य ने स्त्रियों को बराबर माना है, समाज ने स्त्रियों को बराबर नहीं माना। इसलिए दोनों जब तक बराबरी पर नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम, तो इसके पीछे कई प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब हमको हमारे सारे हमारे जितने भी कार्य हैं, आचरण हैं, वो राज्य के अनुरूप होते हैं, समाज के अनुरूप? समाज के अनुरूप। हम बचपन में जो हमारी परवरिश होती है उस संविधान की से थोड़ी होती है। संविधान तो हम पढ़ते हैं 18 साल का हो जाने के बाद। हमारी परवरिश होती है समाज में। हमारा मनोविज्ञान कौन तैयार करता है? संविधान या समाज? राज्य से हमारा इंटरेक्शन नहीं है, हमारा इंटरेक्शन समाज से। और समाज कैसा है? समाज समतामूलक है,
समाज लोकतांत्रिक है नहीं। इसलिए तुम चाहते हो कि कानून जो राज्य का ऑर्गन है वो प्रॉब्लम का समाधान कर दे, और प्रॉब्लम तुम पहले समाज से बना चुके हो, समाज से प्रॉब्लम गढ़ चुके हो, और फिर 18-20 साल में जब प्रॉब्लम बन गई, लाइलाज बीमारी आ गई, तब कानून से उस लाइलाज बीमारी का क्या करना चाहते हो? समाधान। वो संभव नहीं। इसलिए जितनी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके संदर्भ में कानून बेअसर है, क्योंकि कानून लागू होने से पहले या कानूनों की समझ बनने से पहले ही हमारा एटीट्यूड गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बन चुका होता है। ठीक है, अपने समाज में हम जब पल बढ़ रहे होते हैं तो अपने घरों में ही हमको असमतामूलक व्यवहार सिखा दिया जाता है। हम समतामूलक परिवारों में परवरिश नहीं पाते हैं, इसलिए हमको समानता के व्यवहार की आदत ही नहीं है। ठीक है, ये कारण है जिससे इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो तुमको बताना पड़ेगा कि कैसे इसमें समाज की क्या भूमिका है, संस्कृति की क्या भूमिका है। समाज तुम बदल नहीं रहे, संस्कृति बदल नहीं रहे, उत्तराधिकार का नियम बदल नहीं रहे, स्त्रियों की सहभागिता संसद विधायिका सब जगह तुमने की नहीं, डिसीजन मेकिंग में स्त्रियों का से पुरुषों के बराबर है नहीं, उनका इसेंस, उनकी पहचान तुमने मल्टी डिमेंशनल बनाई नहीं, और तुम सोच रहे हो कि इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा समाधान। अब ये बात जब तुम समझोगे, फिर ये बात समझने के बाद तुम अलग अलग तरह के सवाल लिखोगे, तब यूपीएससी के एग्जाम में जब बैठोगे तब वहां इसका 7 मिनट में आंसर लिख पाओगे। इसका आंसर स्कूली शिक्षा से या शिक्षा कर दें हम ना, या कुछ ऐसा कर दें, इससे नहीं होगा। रूट कॉज है पैट्रियार्की, पितृसत्ता। पितृसत्ता मानती पुरुष श्रेष्ठ है, निर्णय सारा पुरुष लेंगे, शासन पुरुषों का होगा। ठीक है, पुरुष मूल्यवान है, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना है, स्त्रियों में विवेक नहीं होता, स्त्रियां भावुक प्राणी हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए फिट नहीं है। इन सब तमाम बातों से जो हमने एक सांस्कृतिक आइडिया क्रिएट किया है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, वो स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेवार, क्योंकि हमने स्त्रियों को दोयम सदस्य बनाया है समाज में, सेकेंडरी, जो सेकेंड रेट सिटीजन कहते हैं हम, वैसा बनाया है। उसको जब तक हम डिफरेंस नहीं पाटेंगे। तो खैर, एक सवाल मैंने और डिस्कस किया, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स हैं एथिक्स में। हर टाइप पर लाइफ कैसी, गुड लाइफ क्या होती है, वो एक टाइप। यौन हिंसा जो डिस्कस किया, ये दूसरा टाइप। अब इसकी जगह प्रॉब्लम बदलते जाओ, पर्यावरण की प्रॉब्लम ले आओगे, उसके बारे में समझना पड़ेगा पर्यावरण की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और वहां वो साइंस वाइंस ग्लोबल वार्मिंग काम नहीं करेगा। एथिक्स में हम ये सब नहीं पढ़ते। एथिक्स में हर वो बात हमको जो समझनी, किससे समझनी? कल्चर से, लॉ से, तुम्हारे जीवन जीने के तरीके से, तुम्हारे कंडक्ट से। पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है ह्यूमन कंडक्ट से हो रहा, और ह्यूमन कंडक्ट किससे कंट्रोल होता है? हमारे कल्चर और हमारे साइकोलॉजी से। हमारा कल्चर कहां से कंट्रोल होता है? हमारे गुणवत्ता पर जीवन जीने के आइडिया से। तो तुमको हर चीज में ना इथिकल नजरिया जब सोचना होगा तो उसमें तुमको अलग किस्म के डायमेंशन और आर्ग्यूमेंट्स बनाने होंगे। तो पर्यावरण की समस्या ले आते इसी यौन हिंसा की जगह, तो उसके बारे में तुम्हारी डायग्नोसिस होनी चाहिए। इसकी जगह अगर रिफ्यूजी क्राइसिस ले आ दें कि हम बहुत बार ऐसा कर चुके, तमाम कोशिश कर चुके, लेकिन उसका समाधान, उसके बारे में तुमको समझना पड़ेगा कि रिफ्यूजी क्राइसिस में क्या दिक्कत आ रही। जैसे रिफ्यूजीज जाते हैं कहीं किसी देश में, जिस देश में गए वहां कैसे रहना चाहेंगे? अपनी संस्कृति के साथ। ये तो नहीं चाहेंगे कि यूरोप में जाए, स्विट्जरलैंड में, सीरिया से, तो स्विट्जरलैंड के नागरिकों की तरह रहने लगे, ईसाई धर्म अपना लें। क्या चाहेंगे? इस्लाम के साथ रहें। लेकिन इस्लाम के साथ जाएंगे स्विट्जरलैंड के किसी स्कूल में, तो इस्लाम ने तो सिखाया लड़कियों से हाथ मत मिलाना। उसको संस्कृति मानते हैं कि लड़कियों के हाथ को नहीं छूना है। अब स्विट्जरलैंड का स्कूल कह रहा कि नहीं, तो टीचर से हाथ मिलाओ, महिला टीचर से हाथ मिलाओ, अपने स्कूल में जो क्लास में बैठने वाली लड़की उससे हाथ मिलाओ। वो इस्लाम समझने वाला लड़का मना कर देता है, कहता है हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं। कैसे एकोमोडेट करोगे? स्विट्जरलैंड कहता है कि ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो कहता नहीं हमारी संस्कृति है। अब अगर आप ये कहोगे कि ये कोई रिफ्यूजी आए अपनी संस्कृति छोड़कर आए, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने कल्चरल प्रोफाइलिंग शुरू कर दी कि एक कल्चर श्रेष्ठ है, दूसरा हीन है। और अगर आपने उसी कल्चर के साथ उनको वहां रहने दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? स्विट्जरलैंड में भी
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक आइडिया परमिएट कर जाएगा। तो रिफ्यूजी जब आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों के रिफ्यूजी आए अपने रिग्रेसिव आइडिया लेके आ जाए, मान लो हिंदू चले जाएं अपने रिग्रेसिव आइडिया के साथ, बहुत सारे रिग्रेसिव आइडिया हिंदूज में है, चले जाएं अपने एग्रेसिव आइडिया के साथ और कहते हैं ये तो हमारा संस्कार है, हमारी सभ्यता है। तो कैसे करें? और क्या आपको अपनी संस्कृति के साथ रहने का अधिकार नहीं? आपने सुना होगा जैसे हमारे इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, हमारे इक्वालिटी के राइट्स हैं, वैसे कल्चरल राइट्स होते हैं जो कहां से गवर्न होते हैं? मल्टीकल्चरिज्म से। तो आप जितने ज्यादा तरह के प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, एनवायरनमेंट से लेके करप्शन से लेके रिफ्यूजी क्राइसिस से लेके ना, तमाम तरह के जितने प्रॉब्लम्स को सीखेंगे उतने प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस करने का नजरिया आपके पास आएगा और फिर उस नजरिए से आप ये बता सकेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे एफर्ट के बावजूद सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक बात है। चलिए खैर, तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसे शुरुआत की थी कि एक सवाल लिया था, उस सवाल को लेके आपको दिखाया था कि एथिक्स के सवाल कॉमन सेंस से हल नहीं होते, इनके लिए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं, वो डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप अच्छा एथिक्स में भी सवाल कर सकते हैं, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप जीएस फर्स्ट पेपर में सोसाइटी का सवाल अच्छा करेंगे। उसी अंडरस्टैंडिंग से शायद आप जीएस सेकंड पेपर में तमाम पॉलिटी के सवाल जो धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता वगैरह से आ सकते हैं या किसी से आ सकते हैं, उसको भी आप अच्छा करेंगे। ठीक है, हमने विषयों को बांट रखा है, लेकिन असल में नॉर्मेटिव साइंस विषय को नहीं बांटता। कल बताया था कि एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। दो तरह के साइंस है, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव साइंस वो है जो दुनिया की समझ के लिए बनाए गए हैं। फिजिक्स एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है जो भौतिक दुनिया का वर्णन करता है, उस वर्णन से हम भौतिक दुनिया की समझ पैदा करते हैं। बायोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है जो जैविक दुनिया की का वर्णन करता है, उससे जैविक दुनिया की हमारी समझ बनती है। लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स ये नहीं कर सकते कि हमारी दुनिया बदल दें। एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है जिसका काम दुनिया का वर्णन करना नहीं, दुनिया बदलना है, दुनिया कैसी होनी चाहिए वो बनाना है। तो एक विषय है जो बताते दुनिया कैसी है और एक विषय है जो बताता दुनिया कैसी होनी चाहिए। एक विषय दुनिया की बेहतर समझ के लिए बनाए गए हैं एक तरह के विषय, और एक विषय दुनिया को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। एक दुनिया की बेहतर समझ का विषय और एक दुनिया बेहतर करने का विषय। एथिक्स दुनिया बेहतर करने का विषय। दुनिया कहां बेहतर कर सकते हो? क्या नदी पहाड़ बदल दोगे? नहीं। क्या बदल सकते हो? कानून, संविधान, दंड, स्त्रियों के साथ होने वाला व्यवहार, ठीक है, ये बदल सकते हो, ये तुमने बनाया। शासन प्रणाली, जो जो तुम बदल सकते हो वही एथिक्स का डोमेन है। जो तुम नहीं बदल सकते वो फिजिक्स का डोमेन है, वो केमिस्ट्री का डोमेन है। बायोलॉजी या जूलॉजी में हम पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कहते कि सांप खराब प्राणी है। हम सांप का सिर्फ क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर बनाते हैं, किस वर्ग में आता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये नहीं देते। वहां वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते कि सांप अच्छा है खराब है, जैसा है वैसा ही है, क्योंकि सांप के नेचर को तुम बदल नहीं सकते। लेकिन जब हम इंसानी दुनिया की बात करते हैं तो अपना समाज हम बदल सकते हैं। सती प्रथा वाले समाज को बदल के समतामूलक समाज में आ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था को हटा सकते हैं, राजतंत्र को हटा सकते हैं, सामंतवाद को हटा सकते हैं, पितृसत्ता को हटा सकते हैं। और इनको हटाने से क्या होता है? कल कहा था कि इनको हटाने के कारण ही आज इस क्लास में स्त्रियां बैठी हैं। अगर इसको नहीं हटाया होता, पितृसत्ता कमजोर नहीं हुई होती और ये क्लास 200 साल पहले हो रही होती, यूपीएससी का एग्जाम मान लो तब भी होता, तो इस क्लास में केवल पुरुष होते। कौन से पुरुष? केवल सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित इससे गायब होते, स्त्रियां गायब होती। कैसे आ गई स्त्रियां इस क्लास में? कैसे आ गए दलित इस क्लास में? इसलिए आ गए क्योंकि आपने अपना एथिक्स बदल दिया। तो वो विषय जो आपको यह बताता है समाज कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, जहां जहां ह्यूमन कंडक्ट है, जहां जहां मानवीय आचरण है, उसको कैसा बनाया जाना चाहिए, वो नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, और नॉर्मेटिव साइंस का दखल हर जगह है। न्याय कैसा आइडिया है? न्याय का आइडिया कोई फिक्स है या बदला जा सकता है? न्याय का आइडिया हजारों सालों से बदल रहा है। तुम में से किसी ने अगर दिव्या पढ़ा हो, दिव्या एक उपन्यास है, उसमें शुरुआत ही यहीं से होती। एक पात्र है जो सवाल उठाता है कि न्याय क्या है,
उसमें कहता है कि न्याय कोई एक चीज थोड़े, बौद्धों के समय ये न्याय था, फला के समय ये न्याय था। न्याय का आइडिया क्या होता है, बदलता है। तो अगर सेकंड पेपर में तुम्हारा जीएस में क्या है, न्याय, सामाजिक न्याय है, तो उस न्याय का भी एक नॉर्मेटिव पक्ष है। जो न्याय का आइडिया अमेरिका में हो, भारत में नहीं। भारत में न्याय का आइडिया समाजवाद के करीब है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, वेलफेयर स्टेट का न्याय का आइडिया अलग होता है। अमेरिका कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसका न्याय का आइडिया अलग होता है। तो हमको यह समझना है कि न्याय की अलग अलग कॉम्परेटिव आइडियाज कौन से हैं, ठीक है। और इस लिहाज से तुम्हारे सेकंड पेपर में भी ना, फ्रांस ने अपना धर्मनिरपेक्षता का मानक बनाया। उसने समझा कि धर्मनिरपेक्षता ऐसी होनी चाहिए, भारत ने बनाया ऐसी होनी चाहिए। दोनों का नॉर्म अलग अलग। फ्रांस और भारत के लिए फिजिक्स अलग अलग नहीं है। न्यूटन का लॉ फ्रांस के लिए भी वही है जो भारत के लिए भी। पहाड़ बनने का नियम फ्रांस और भारत के लिए एक है, लेकिन पंथ निरपेक्षता भारत और फ्रांस के लिए एक नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है। इंडियन सोसाइटी के कस्टम्स और फ्रेंच सोसाइटी के कस्टम एक, ये नॉर्म वाला मामला है। नॉर्म्स के मामले में हम सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जस्टिफिकेशंस अलग अलग है। किसी एक बात को वो सही मानते हैं, दूसरी बात को हम सही मानते हैं, दोनों के अपने तर्क। इसको जितना बेहतर समझते हो उतना बेहतर तुम सोसाइटी का पेपर करोगे, उतना बेहतर तुम निबंध करोगे। तो इथिक्स में अच्छे मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। इथिक्स में अच्छे मार्क्स लाने का मतलब है तुम्हारी पढ़ाई का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। तुमको दुनिया भर की सोसाइटीज की आइडियाज पता हो, तुमको दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस का आइडिया पता हो ना, तुमको दुनिया भर के कस्टम्स पता हो, तब तुम मौलिक एग्जाम्पल जनरेट करते हो। इसलिए मैंने कल कहा था कि 250 नंबर के इस पेपर को हम उतना भी समय अगर नहीं देंगे जितना वर्ल्ड हिस्ट्री को देते हैं। 20 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 1.5 महीना, और 250 नंबर के एथिक्स के लिए सोचते हैं कॉमन सेंस से हो जाएगा, तो इसलिए आपको अंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी आपने इसको विषय माना ही नहीं है। और क्यों नहीं माना, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आपको सिखाया कि तो विषय है ही नहीं, ऐसे लिख दो। इथिक्स पे काम करना बहुत रिवार्डिंग है। क्यों रिवार्डिंग है? नंबर 1, इथिक्स पर काम करोगे, इथिक्स में अंक मिलेंगे। इथिक्स पर काम करोगे, निबंध में अंक मिलेंगे। इथिक्स पर काम करोगे, इंटरव्यू में अंक मिलेंगे। तो मैं कहता हूं ये 775 नंबर का पेपर है इथिक्स। अगर किसी का इथिक्स बहुत बढ़िया तैयार है तो इंटरव्यू के हर सवाल का बेहतर जवाब दे सकता है। जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसका हर सवाल का बेहतर जवाब दे सकता है, क्योंकि उसके पास पर्सपेक्टिव्स ज्यादा होंगे। निबंध में क्या कर सकता है? खूब डायमेंशंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इथिक्स पढ़ पढ़ के उसको क्या हुआ है, आइडिया है। विमेन के बारे में, जेंडर के बारे में, पर्यावरण के बारे में, सब चीज के बारे में, करप्शन के बारे में आइडिया है। और एथिक्स पढ़ के वो इथिक्स को तो बढ़िया कर ही सकता है। जीएस के 3 पेपर मिला के 750 नंबर, और एथिक्स को अकेले अगर रख लो, ठीक से पढ़ लो इसको, तो 775 नंबर। तुमने देख ही लिया कि जीएस के 3 पेपर इकोनॉमी और सोसाइटी से निबंध हल नहीं होता, क्योंकि वो 3 पेपर का नेचर मूर्त किस्म का है, और एथिक्स और निबंध का नेचर अमूर्त किस्म का है। एथिक्स भी अमूर्त है, क्या सही क्या गलत इसका कोई एक पैमाना थोड़े, तो अमूर्त बात है, इसलिए तर्क करते हैं। इसलिए अगर ये बात सुबह भी मैंने कही थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यूपीएससी क्रैक करना है तो उनका इथिक्स अच्छा होना जरूरी है, विषय के लिए ही नहीं केवल इसलिए क्योंकि ये उनके उस पक्ष को बेहतर बना रहा है जिस पक्ष से यूपीएससी की नब्ज पकड़ी जाती है। मैंने 775 नंबर जो बताया उसमें सोसाइटी के सवाल नहीं जोड़े, लेकिन जब तुम जेंडर पढ़ोगे एथिक्स में तो उसी जेंडर से अब तक पिछले 7 सालों में 50 नंबर का जेंडर पर सवाल यूपीएससी पूछ चुका है जीएस फर्स्ट पेपर में। देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा तो कल मैं पढ़ के सुना दूंगा। 5 सवाल आ चुका है 7 साल में जेंडर पर। कास्ट पढ़ोगे, कास्ट पर सवाल आ चुका है। तो जितनी बातें तुम एथिक्स में सीखोगे उससे अभी हम लोग सोसाइटी, जस्टिस, इन सब पर तो गए ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि ये सब बात तुम अगर ये सोचोगे कि मैं सब क्लास में पढ़ा दूंगा तो ये संभव नहीं है। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुम्हारा कम से कम पहले आंख खुलनी चाहिए। तुमको ये समझना चाहिए कि तुमको पढ़ने लिखने की अप्रोच में एक एथिकल अप्रोच ले आने की जरूरत है। तुम जो भी बात पढ़ते हो कल से उसको, अभी तक डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते थे, अब उस बात को नॉर्मेटिव तरीके से पढ़ना सीखो। आदत होती है, हम अग्निपथ अग्निवीर पढ़ रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव तरीका है, क्या किया सरकार। नॉर्मेटिव तरीका क्या है, उसी को हम ये भी प्रूव कर सकते हैं सही है स्कीम, उसी को प्रूव कर सकते हैं ये गलत है। ये होना चाहिए, ये हर चीज में जब होना चाहिए नहीं होना चाहिए
इसके आर्गुमेंट सीखना शुरू करोगे, धीरे धीरे नॉर्मेटिव प्रैक्टिस तुम्हारी बनेगी, और जितनी नॉर्मेटिव प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी उतना तुम्हारा ओपिनियन वाला पक्ष, जहां ओपिनियन मांगी जाती वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये एक खंड है। अब आओ इथिक्स की एक परिभाषा सीखते हैं। कल हमने 2 परिभाषाएं सीखी थी। एक सीखा था एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, दूसरा सीखा था एथिक्स साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। एथिक्स का काम क्या है? दुनिया में मौजूद पीड़ा के स्रोत का पता लगाना। पीड़ा आती कहां से, पेन कहां से आता है, और फिर यह देखना कि उस पेन को समाप्त कैसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिया था कार्ल मार्क्स का। उसने यह बताने से पहले कि आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले यह पता किया कि पीड़ादायक दुनिया कैसी है और क्यों बन रही है, और अपनी आदर्श दुनिया की जो उसने झांकी बनाई, ग्लिम्स जो उसका खींचा आपके सामने, एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसमें क्या किया उसने? उसी पीड़ा के स्रोत को हटा दिया, और उसी पीड़ा के स्रोत के हटाने के बाद जिस दुनिया का उसने खाका आपके सामने रखा, उसी को हम किस नाम जानते हैं? कम्युनिज्म, साम्यवाद। उसने कहा साम्यवाद में किसी इंसान को कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि पीड़ा जहां से आ रही थी उसको हमने पहचान के क्या किया? हटा दी। जितनी दुनिया में पीड़ा है वो सब अनैतिक है। पीड़ा अनैतिकता है और हैप्पीनेस नैतिकता है। हां, बजाय इसमें एक बात होगी, हैप्पीनेस में भी लास्टिंग हैप्पीनेस, शराब पीने से भी कई बार हैप्पीनेस आता है, लेकिन क्या वो हैप्पीनेस टिकाऊ है? अगर वो हैप्पीनेस टिकाऊ नहीं है और वो हैप्पीनेस तुमको हैप्पीनेस दे रहा है लेकिन दूसरे को पेन पहुंचा रहा है, तो हम उसको एथिकल नहीं मानते। कोई चीज अगर तुम ये प्रूव कर दो कि तुमको भी हैप्पी बनाएगा और लोगों को भी हैप्पी बनाएगा, टिकाऊ भी रहेगा, तब एथिकल है। अगर कोई आनंद ऐसा जो तुम्हारे पास है, टिकाऊ भी रहेगा और तुम्हारे आनंद से दूसरे को पीड़ा नहीं होगी, तो नैतिक है। और अगर कोई चीज ऐसी जो तुम्हारे जीवन में पीड़ा उत्पन्न कर रही है, दूसरों के जीवन में पीड़ा उत्पन्न कर रही है, तो वो अनैतिक है। मार्क्स ने ऐसी सबसे बड़ी पीड़ा उत्पन्न करने वाली चीज की पहचान की और दिखाया इससे पूरी दुनिया में पीड़ा उत्पन्न हो रही। जब मार्क्स की एनालिसिस पढ़ोगे तो दिखाएगा वो कि कैसे उसी पीड़ा के स्रोत से स्त्रियों की दशा खराब हुई है, कैसे उसी पीड़ा के स्रोत से मजदूरों की दशा खराब हुई है, कैसे उसी पीड़ा के स्रोत से दुनिया में शोषण आया है, कैसे उसी पीड़ा के स्रोत से दुनिया में आर्थिक अन्याय पैदा हुआ है। सारा जितना भी पीड़ा का स्रोत है सब एक है। ठीक है, तो ये हमने कल सीखा था। आज हम जिस परिभाषा पर जा रहे हैं वो है एथिक्स डिलेमा सॉल्विंग साइंस है। साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग है। केस स्टडी जो तुम्हारी आती है ना, वो यही है, केस स्टडी डिलेमास है। तो डिलेमा क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका नजरिया क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। इससे एथिक्स की एक और परिभाषा तुम सीखोगे। तो हम जिस परिभाषा पर आज बात करने जा रहे हैं वो कौन सी है? ठीक है, दुविधा समाधान। यह दुविधा समाधान का विज्ञान है। लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि ये सब बात हम लोग आगे बहुत विस्तार से करेंगे, हर जगह सुनो। तो हमेशा लिखते हुए सोचना, एक बात हमेशा लिखने का भी एक पैरामीटर होता है। सोचना कि तुम्हारी उम्र 21, 22, 23 साल हो गई, अगर स्त्री हो तो भी ये सोचना कि मैं खुद स्त्री हूं और यौन हिंसा का सवाल आया और मैं 1.5 साल से जीएस पढ़ रही हूं, बहुत सारा नोट्स पढ़ा होगा, फिर भी उसका जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्या नोट्स नहीं था? क्या नोट्स बहुत था। क्या अखबार नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा। क्या मैगजीन जीएस की नहीं पढ़ी? क्या पढ़ी, फिर भी समझ नहीं थी। इसका मतलब है कि समझ किसी मैगजीन या अखबार में नहीं होती, नोट्स में नहीं होती। हम जब ओवर रिलाई करते हैं नोट्स पर, उसका खतरा समझ लो। जब हम सोचते हैं कि हर चीज नोट से आती है, हर चीज लिखने से आती है, तो हम एक ट्रैप में फंसते हैं। क्या करते हैं तब हम? जो बात
सुनकर 4 पॉइंट्स में उसका क्रक्स हम नोट कर सकते थे, रख सकते थे, उस बात को पहले हम लंबे चौड़े नोट्स में ढूंढते हैं। अब लंबे चौड़े नोट्स में जब ढूंढते हैं तो उस नोट्स को हम याद करते हैं। जितना ज्यादा तुम याद करोगे उसमें उतना ज्यादा समय लगेगा। तो तुमने अपनी पढ़ाई के हिस्से को जब लिखने पर डिपेंडेंट और याद करने पर डिपेंडेंट बना दिया तो अपने तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुमने डेडिकेट कर दिया। और जो चीज तुम याद करोगे, जितनी ज्यादा याद करोगे उसके भूलने की संभावना उतनी ज्यादा हो। जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा भूलोगे। भूलोगे तो रिवाइज करोगे, बार बार रिवीजन में समय वेस्ट करोगे। और अगर भूल जाओगे तो तनाव में भी जाओगे कि भूल गए, याद नहीं है, तो तनाव भी ज्यादा रहेगा। और अगर भूल गए, शुरुआत की 4 चीज भी भूल गए तो पूरी बात भूल जाओगे, पूरा आंसर चला जाएगा। भूल गए, नहीं याद आ रहा है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो जो लोग यूपीएससी में ये मानते हैं कि मटेरियल से यूपीएससी की तैयारी होगी, वो बहुत गफलत में है। मैं तुमको ये बात साफ बता दूं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खत्म ही तभी से हुआ है जब से मुखर्जी नगर में 2-3 फर्जी कोचिंग ने प्रचार के दम पर बच्चों को बरगला दिया है। और चूंकि उनके पास यूपीएससी की डिमांड को कैटर करने वाले टीचर्स नहीं हैं जो एग्जाम के सवाल हल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए, इस भरपाई के लिए उन्होंने नोट्स देना शुरू किया। और क्या किया? क्लास में बैठ के लिखो। जब तुम क्लास में बैठ के लिखते हो तो एक मनोवैज्ञानिक संतोष होता है, तुम उससे तुम सवाल नहीं पूछते हो। हमको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो हमको सवाल ना पूछे, और हम उसको अगर ये दिखा दे तुम अपनी वजह से फेल हो रहे हो तो हमसे और सवाल नहीं पूछोगे। कब अपनी वजह से तुम फेल हो रहे हो? हम तुमको 18 महीने की कोचिंग करवाएंगे, 18 महीने की कोचिंग में 12 महीने लिखवाएंगे। एक बात जो 1 घंटे पढ़ाई जाती है उसको लिखवाने में 2 घंटा लगता है। जब हमने इतना लिखवा दिया और इतना नोट्स दे दिया, तुम उस नोट्स को कभी रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो बार बार फेल करोगे। तुम सोचोगे मैं इसलिए फेल कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी सब रिवाइज नहीं कर पाया, मैं अखबार नहीं पढ़ पाया था, मैं मैगजीन नहीं पढ़ पाया था, मैं नोट्स रिवाइज नहीं कर पाया, इसलिए मैं फेल हो रहा हूं। तो तुम कोचिंग से सवाल नहीं पूछोगे। और इसका उल्टा देखो, हिंदी मीडियम में 18 महीने कोचिंग चलती है, सब फेल कर रहे हैं, पीटी तक नहीं निकल रहा है। इंग्लिश मीडियम में 7 महीने कोचिंग चलती है, जीएस की कोचिंग 7 से 8 महीने। 7-8 महीने में 4 महीने बाद लोग क्लास छोड़ देते। कभी जाओ किसी कोचिंग में, 40% लोग छोड़ देते हैं क्लास, 30-40% लोग छोड़ देते हैं। 4 महीने कोचिंग बाद छोड़ दिया, और हजारों लोग या सैकड़ों लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और नोट्स कैसा होता है उनके पास? हर चीज का 100 पेज का अपना नोट्स। उस दिन तुम अगर टॉपर्स मीट में आए रहे होगे तो तुमने सुना होगा हर टॉपर ने क्या कहा, हर सिलेक्टेड आदमी ने कहा कि दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ सकते। तुमको जो नोट्स दिया जाता है, जैसे हम लोग जब शुरू में पढ़ाने आते 2013 के पहले, तो एक मैगजीन आती थी, या मैगजीन क्या, किताब थी, भारत इंडिया ईयर बुक। जब पेपर होता था यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो बहुत सारे लोग दे देते थे कि सोर्स है इंडिया इंडिया इंडिया। अब बच्चे क्या करते थे, इस चक्कर में इंडिया ईयर बुक खरीद के पढ़ते थे। 1000 पेज की वो किताब, उसमें इतनी सूचना, सवाल आने के बाद दिखाना आसान है कि यहां से आया, लेकिन सवाल आने से पहले उस 1000 पेज की किताब को तैयार करना संभव। बहुत सारे बच्चे इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि इंडिया पढ़ते रहते थे। उनको लगता था कि इसको किसी दिन तैयार कर लेंगे। अगर आपको एक ऐसा टास्क दे दिया जाए जो टास्क में, जिसमें ये छिपा हुआ कि इसको कभी पूरा नहीं कर पाओगे, तो तुम कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे, ब्लेम हमेशा खुद को करोगे। हमने यही किया धर्म में, भगवान को इतना परफेक्ट बना दिया, कुछ भी गलत होता है हम कहते हैं भगवान ने, थोड़े हम ही ने कोई गलती कर दी। यही वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था हम सिखाते थे इसलिए शूद्र बन गए होगे। पिछले जन्म में कुछ क्या किए होगे, गलत। अब आदमी पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इस भाव से वो ग्रस्त है, उसमें ग्लानि बोध है, तो जो वर्ण व्यवस्था में उसका शोषक है समण उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है। हमने कुछ गलत किया जिसके कारण भगवान ने हमको शूद्र बना दिया, फिर इस जन्म में कुछ गलत करेंगे फिर शूद्र बन जाएंगे, और इस नाते पूरे जीवन शोषण सहता रहता। 2 चीजें तुम्हारे फेल होने के लिए जिम्मेवार हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज। नोट्स ने तुमको ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो थ्रेस है, जिस नोट से कोई सवाल आता नहीं, जिस नोट्स की भाषा ऐसी कि उसको तुम रिटेन नहीं कर पाओगे, जिस नोट्स को पढ़ने के कारण तुमने अपने समय का 2/3 हिस्सा ऐसी जगह वेस्ट कर दिया जिससे तुम्हारी समझ विकसित नहीं हो रही, तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय ही नहीं बच रहा है,
दिन भर पढ़ोगे तब भी नोट्स खत्म नहीं हो रहा। और दूसरा टेस्ट सीरीज में हमने ऐसे सवाल पूछे जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं। तुमसे इतिहास के दुर्लभ सवाल पूछ लिए और तुम दुर्लभ सूचनाओं को हासिल करने के चक्कर में लगे हुए हो। उस चक्कर में तुम ऐसी ऐसी किताबें और ऐसी ऐसी गाइड्स पढ़ रहे हो एक सवाल ढूंढने के चक्कर में ना, जिनसे तुम्हारी पूरी तैयारी डिरेल हो गई। तुमको चाहिए सामान्य जानकारी और तुम ढूंढ रहे हो दुर्लभ जानकारी। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज में 5 सवाल इतिहास के आए, हल नहीं कर पाए तो तुम निराश हो गए। तुमको लगता है वो 5 सवाल हल होने चाहिए। तुमने कभी ये नहीं देखा कि 5 सवाल जिस तरह के बनाए गए यूपीएससी के क्वेश्चंस का नेचर वैसा नहीं होता। टेस्ट सीरीज जब हम करवाते हैं कैसे करवाते हैं? हम ये नहीं कहते 10 से टेस्ट सीरीज करवाएंगे। यूपीएससी का एक पेपर बनाने में भारत भर के एक्सपर्ट्स को 6 महीने लगते हैं, तब पीटी का पेपर तैयार हो पाता है। और कोचिंग वाला, कोचिंग के 4-5 फेल स्टूडेंट जो फेल कर गए मेंस में, उनको लेके 6 महीने में 30 पेपर बनवा देता है। मजाक है? एक पेपर वैसे स्टैंडर्ड का बनाना साल भर का काम है, जिसमें यूपीएससी के सवालों का टाइप, उस तरह के क्लूज, उस तरह की लॉजिकल थिंकिंग ये शामिल हो। ये मजाक बात? तुम क्या करते हो? क्वांटिटी पर जाते हो। अगर मैं कह दूं ना कि 4 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा और 10,000 रुपया लूंगा, एक आदमी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 2000 में 15 टेस्ट सीरीज, सारे हिंदी मीडियम वाले भाग आएंगे। 15 करवा रहे हैं। गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी होगी तो क्या करेंगे हम? जब हम 15 टेस्ट पेपर जनरेट करेंगे तो हमको ढेर सारे सवाल चाहिए। सवाल कहां से निकलेंगे? 10 किताबों में जाएंगे, उनसे निकाल के सवाल हम इकट्ठा करेंगे। जब हमने 10 किताबों से सवाल निकाल के इकट्ठा कर दिए, तुमको उसको हल करने के लिए तुमको उन 10 किताबों पर जाना पड़े। तो तुम इतिहास पढ़ने में 5 महीना लगा दोगे। तुमको लगेगा जब तक 5 महीने हम सारा इतिहास नहीं खत्म करेंगे तब तक हम सफल। देखो 22 साल 23 साल का बच्चा इंग्लिश मीडियम का जो इंजीनियर है, जिसने इतिहास ना नहीं पढ़ा, वो एग्जाम प्रीलिम्स का क्रैक कर देता है। अब तुम 26-27 साल के हो गए, इतिहास की दुर्लभ जानकारी जुटा के बैठे हो, कमरे में अपनी हाइट के बराबर नोट्स इकट्ठा कर लिए हो, अनुभव का पिटारा बन गए हो, और एक पीटी नहीं निकल रहा। यह समस्या तुम्हारे कारण नहीं है। तो द सिंगल बिगेस्ट रीजन फॉर योर फेल्योर इज कोचिंग इंस्टीट्यूट। तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट को मान लिया कि तुमको सफल करवाएगा, और यह सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। तुमने अपने रीजन को, अपने समझ को गुलाम बना दिया कोचिंग का। तुम सोचते ही नहीं हो, कभी नहीं सोचते 23 साल का एक लड़का कैसे सिलेक्ट हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे। वो 7 महीने कोचिंग करता था, हम 18 महीने क्यों करेंगे। अगर उसके पास 100 पेज का नोट्स है तो हम 1000 पेज का नोट्स क्यों पढ़ेंगे। हम ये नोट्स पढ़ के रिटेन कर पाएंगे क्या, कभी नहीं सोचते हो। और जिस आदमी का सोचना समझना खत्म करवा दिया गया हो, वही आदमी भीड़ है, और भीड़ से चलता है बिजनेस। तो तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए परफेक्ट लोग हो। भेड़ बकरी की तरह आओगे, एक क्लास में घुस के बैठ जाओगे ना, टीचर तुमको चुटकुला सुनाएगा, आनंद लोगे, 2.5 घंटे की क्लास अच्छी लगेगी, सुन के चले जाओगे। कभी नहीं पूछोगे, मैं अक्सर कहता हूं, कभी नहीं पूछोगे उससे कि सर हमारा इतना समय संविधान का आर्टिकल पढ़ाने में क्यों लगा रहे हैं, ये तो हर किताब में लिखा है। इसको पढ़ाने के लिए हम गांधी विहार से आते हैं पढ़ने के लिए, आधा घंटा आने में लगता है, आधा घंटा जाने में लगता है। 20 मिनट पहले आपकी क्लास में लाइन लगा के बैठते हैं। अब फिर आप हमको आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ाते हैं। अब फिर उसको हम मनोभाव से लिखते भी हैं कॉपी में। वही आर्टिकल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, उसको हम दोबारा लिखते हैं। ऐसा होता था, हम लोग इलाहाबाद में रहते थे ना, तो कुछ लोग मानते थे अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, तो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लो, उसमें जो मुश्किल शब्द लगे उसको नोट करो कॉपी में। 3 साल बाद एक दूसरी डिक्शनरी बना लेते थे। डिक्शनरी वही वर्ड है, उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तो एक डिक्शनरी का छोटा एडिशन बना लिया, और अंग्रेजी नहीं आई। ठीक वही काम तुम कर रहे हो। उसी बात को जो किताब में लिखा है, उसी बात को सुन रहे हो, और उसी बात को फिर से लिख रहे हो। क्या ये रिपीटिशन, डुप्लीकेसी। तो तुम एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है उसी चीज को बार बार हासिल कर रहे हो। और जो नहीं है, क्या नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोचिंग में उसको नहीं सिखाया जाता तुमको कभी सोचने के लिए प्रेरित। तुम्हारे पास राइटिंग स्किल नहीं है, 6 मिनट में आंसर लिखना, उस पर कोचिंग 1 महीने काम
नहीं करती। तुम्हारे पास अमूर्तीकरण की क्षमता, कल्पनाशीलता नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन का पावर नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर काम नहीं करता। जो नहीं है वो नहीं सीख रहे हो, और जो है या जो कमरे पर रखकर तुम कर सकते थे उसी को सीखने कोचिंग में जा रहे हो। और ध्यान रखो, कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर कहीं दैवीय लोग नहीं है, उतरे हैं कहीं आसमान से। ये सब यूपीएससी के फेल हुए लोग हैं। कोई 10 साल पहले यूपीएससी में फेल हुआ था, कोई 15 साल पहले, और फिर रोजी रोटी रोजगार की तलाश में इन्होंने एक विषय को रट के तैयार कर लिया है, फ्रेंच क्रांति। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तुमको फ्रेंच क्रांति बांच देते हैं, उसी को 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। ये उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग जैसी बात नहीं। कोई शानदार किताब लेके बैठ जाओगे, फ्रेंच क्रांति तुम्हारे सामने खुल जाएगी। तो तुम क्या कर रहे हो? जो मैंने कहा, उस विषय की तैयारी नहीं कर रहे हो जो चैलेंजिंग है। जैसे तुम्हारे सामने थोड़ा चैलेंज आता है ना, तुम घबरा जाते हो, मुश्किल है, इसको नहीं सीखेंगे। तुम हर चीज की स्पून फीडिंग चाहते हो, आसान चीज चाहिए हमको। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने क्या कहा, और मुश्किल लग रहा है और आसान बना देंगे। वही चीज तुमको क्लास नोट्स में लिखवाएंगे, वही चीज प्रिंटेड नोट्स में देंगे। प्रिंटेड नोट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। उसमें क्या लिखा होगा पॉलिटी के नोट्स में? वही आर्टिकल। और क्लास में क्या करवा रहा है टीचर? वही आर्टिकल लिखा रहा है। उसको लिखाने के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है? 2/3 समय वेस्ट हो रहा है। तो ये जो रीजन है ना भाई, यही है। और हम लोगों को यह ताजुब होता है कि क्या इसको समझने वाले 100 बच्चे भी नहीं हैं जो ये सवाल उठा सके कोचिंग से कि हमको आप यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स और मेंस का क्यों नहीं सॉल्व करवा रहे हैं? यहां बैठा के सवाल का नेचर जैसे बदल रहा है उसको क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं हमसे कह रहे हैं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के आओ, हम यहां तुमको आर्टिकल 14 नहीं पढ़ाएंगे, हम आर्टिकल 14 की डिबेट पढ़ाएंगे। सिर्फ इक्वालिटी की प्रॉब्लम्स क्या है? हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी देने जाते हैं, तात्विक समानता देने जाते हैं तो औपचारिक समानता नष्ट हो जाती है, और फॉर्मल इक्वालिटी बनाते हैं तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी नष्ट हो जाती है। हमारा काम क्लास में पढ़ाना है कि कैसे इसी की डिबेट मार्केट इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट के बीच चल रही है। एक तरह की समानता देते हैं तो दूसरे तरह का फंडामेंटल राइट कमजोर पड़ता है। इसमें कैसे बैलेंस करें? इससे क्या होगा? बच्चा अच्छा निबंध लिखेगा, एथिक्स में अच्छे आर्गुमेंट जनरेट करेगा, उसकी सोचने समझने की क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। ये असल बात है, और ये डिमांड से आता है। तुम अगर किसी टीचर को उसके कंफर्ट जोन में खेलने दे रहे हो, उसको आर्टिकल्स याद हैं क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहा है, उसको लिखवा रहा है, और तुम भी उससे वही डिमांड कर रहे हो क्योंकि तुमको वो क्या लग रहा है? तुमको वो आसान और सुकून वाला लग रहा है। अगर वो तुमको आंसर लिखने के लिए प्रेरित करेगा, इस क्लास में मैंने तुमको सोचने के लिए कहा, तुमने देखा कितना तकलीफ हुई तुमको। कल एक सवाल दिया, सज्जीवन की संकीर्ण अवधारणा नैतिक समस्याओं का मूल कारण है, कष्ट हुआ होगा। जब मैंने पूछना शुरू किया तुम बताओ, कष्ट होगा। अभी एक सवाल लिखने के लिए दे दूं ना, और कष्ट होगा, कलम चलेगी ही नहीं, बहुत तकलीफ होगी। इसी तकलीफ से तुम बचना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हमको कोचिंग में कोई तकलीफ ना हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको समझ लिया है कि तुम तकलीफ पसंद नहीं करते हो, इसलिए हमको कोचिंग का ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें इसी तकलीफ को क्या कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, अब आते हैं जिस बात को हम लोग करने जा रहे थे। जो ये बात बताई, अगर इसको नहीं समझोगे तो चाहे हम जितना एथिक्स पढ़ा दें और चाहे तुम जितना जीएस पढ़ लो, सिलेक्ट होने नहीं जा रहे हो। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तुम दिल बहलाने के लिए पढ़ रहे हो, मैं दिल बहलाने के लिए तुम्हारा पढ़ा रहा हूं। ठीक, सिलेक्ट तो तुम खुद होगे, हम नहीं करवा पाएंगे। और खुद तभी होगे जब यूपीएससी जैसे एग्जाम में तुम ये समझोगे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर तुम ये समझोगे दुनिया की हर चीज पढ़नी है और सब चीज याद करनी है, सब लिखना है, तो तुमसे मूर्ख कोई विद्यार्थी नहीं है। मैं भी 2-3 दिन बाद एक बड़ी कोचिंग पढ़ाने जा रहा हूं, वहां मैं भी मूर्ख बनाऊंगा लोगों को। पैसा लूंगा, मूर्ख बनाऊंगा, क्या करूंगा? अकेले नैतिकता की जिम्मेवारी थोड़ी उठा रखी है, ठेका ले लिया है। लेकिन असलियत यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर मुखर्जी नगर से बंद कर दी जाए और यहां सिर्फ विद्यार्थी रहने लगे बस,
तो तुम पाओगे 2 साल बाद यहां से 100 सिलेक्शन होगा, क्योंकि लोग किताब खरीदेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, जूझेंगे, पढ़ेंगे, उनकी भाषा विकसित होगी, चर्चा करेंगे आपस में, उनके आर्गुमेंट्स विकसित होंगे, सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितनी कम कोचिंग होगी उतना सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कोचिंग हमको जो सूचना दे रही है उससे ज्यादा हमारे पढ़ने लिखने के तरीके को बदल दे रही है। जैसे मैंने अभी तुमको समझाया कि हम लाख कानून बना ले यौन हिंसा को नहीं रोक सकते, ठीक वही यहां मामला है। हम लाख कोचिंग खड़ी कर दें तुमको सिलेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि कोचिंग तुम्हारे सलूशन का सोर्स नहीं है, कोचिंग तुम्हारी प्रॉब्लम है। कोचिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोचिंग सलूशन नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि कोचिंग में हम व्यवसाय करने आए हैं, और व्यवसाय किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। हमने क्या समझा है? इतना बड़ा क्लासरूम हम लेंगे, इतना ऐड करेंगे हजारों लाखों रुपए का, तो निकलना चाहिए, और वो तभी निकलेगा जब 400 बच्चा क्लास में संतुष्ट हो। 400 बच्चा कौन होता है? खगड़िया, बेगूसराय से, भागलपुर, बांका से आया हुआ कौन सा बच्चा है? ड्रीमर है, सपना पाले हुए आया है। वो सच्चाई सुनना नहीं चाहता है, सुनना चाहता कि बहुत मुश्किल एग्जाम। वो चाहता है उसको सिर्फ ये बताया जाए तुम आईएएस बन जाओ। वो ताली बजाने वाला बच्चा है, उसको कुछ अच्छा लगता है, ताली बजाने लगता है। मदारी का शो है जैसे, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर ने समझा है कि 500 इन बच्चों को संतुष्ट करना है, इसलिए डिलीवरी ऐसी रखनी है कि वो अट्रैक्टिव हो। अब 2-3 दिन पर बाद पढ़ाना मुझे तो तनाव होने लगेगा अभी से कि वहां जाके एंटरटेन करना है। वही मैं अगर ओआरएन पढ़ाने जाऊं ओल्ड राजेंद्र नगर, तो मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे एंटरटेन करना है। मुझे सोचना पड़ता है क्या कि इस सवाल में क्या नई डायमेंशन बताऊंगा। लेकिन यहां पढ़ाने के लिए क्या सोचना पड़ता है? 400 बच्चा क्लास चलेगी, 10 उठ के कहीं ना जाने लगे, एंटरटेन करना है। जब टीचर पर इतना दबाव होगा, जैसे सिनेमा स्टार पर होता है कि वाली फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान भी फ्लॉप हो गई, 2 और फ्लॉप हो जाएंगी तो संकट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां जब हम ना फिल्म हिट कराने की तरह क्लास हिट कराने के लिए सोचते हैं, तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा क्या है ये करना बंद कर दिया। हम इस पर काम करने लगे तुमको अच्छा लगता क्या है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, नहीं तुमको अच्छा लगता क्या है। और इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। दुविधा क्या होती है? व्हाट इज डिलेमा? जोर से बोलो, जोर से। और कोई? दो या दो से अधिक नैतिक समस्याओं का समाधान के लिए किया जाता है, जिसमें कि किसी एक को ही चुनना हो। नैतिक किसी भी कार्य को करें या ना करें। और कोई? आसान चीजों की तरफ भागते हैं, तो वो सोचते हैं मतलब टफ हो, वो नहीं चाहिए कि उसमें टफ में उनको काफी लंबा समय लग जाएगा। वो आसान चीज देखते हैं। इतनी मौलिक सोच लाती कहां से हो? नहीं, ऐसा नहीं, टफ वाला मामला नहीं, सरल बनाओ और सरल जवाब दो। बताओ, तुम बता दो पहले। जैसे कोचिंग है, ठीक है, तो ये दृष्टि हो गई काफी। अरे दृष्टि नहीं कोई। अच्छा, तुम सोच रहे हो मैं दृष्टि के बारे में बात कर रहा था क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, वो आसान तरीका, पर वो सेल्फ स्टडी को कम टाइम देते हैं, क्योंकि कोचिंग पे वो पूरा निर्भर हो जाते हैं। तो आसान तरीकों ने बेस्ट लगता है। ये दुविधा है, ये समस्या है, दुविधा नहीं है। देखो मैं इसलिए करता हूं ये काम कि पहले ना क्लास में जिलिंग जरूरी है। टीचर से जब स्टूडेंट्स बात करते हैं तो पहले उनका जो हिच है वो खुलता है, उससे क्लास में संवाद शुरू होता है ना। तुम सोचते क्या हो मुझे क्या पता है, तो मुझे 4-5 क्लास बाद ये पता चल जाता है कि किस क्लास में किस बच्चे का स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाता है, टीचर क्लास की समझ के हिसाब से पढ़ाता है।
अगर मुझे ये पता चल जाए क्लास की समझ अच्छी है तो शायद मैं बहुत सारी बेसिक बातें बताना बंद कर दूंगा। तो ये जो संवाद होता है इसलिए होता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को समझ सकूं। हाँ, सर जब तक गलत में से एक सही को चुनना। दो विकल्पों में से एक चुनना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है कोलकाता, दो विकल्प हैं, इसको चुनने में कोई दुविधा आई? मूल्य शामिल हो, मूल्य में भी दुविधा नहीं होगी, बताता हूं मैं अभी कैसे। हाँ, तुम बताओ क्या अच्छा और क्या सही है? क्या विरोधाभास? विरोधाभास नहीं, तुम बात सही कह रहे हो। देखो, दुविधा का मतलब है जब हम मानते हैं ए भी नैतिक है और बी भी नैतिक है। अब इन दोनों नैतिक में से किसको चुने? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी उचित है, वो भी उचित है, दो उचित हैं, तब क्या करें? जैसे एक वृद्धा तुम्हारे ऑफिस में आ गई, तुम सरकारी अधिकारी, यूपीएससी का सवाल है, तुम सरकारी अधिकारी, तुम समझते हो कि एक योजना में इस वृद्धा को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उस लाभ के देने के लिए सरकार ने नियम बना रखा है कि कागज पर्याप्त होने चाहिए, और उसके पास कागज पर्याप्त, जबकि तुम जानते हो कि पात्रता की शर्तों को वो पूरा कर देगी, उसको मदद की बहुत जरूरत है, इस लिहाज से तुमको उसकी मदद करवानी चाहिए, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि तुम सरकारी अधिकारी के तौर पर अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकते, तुम काम करोगे कागजों के आधार पर, उसके पास कागज नहीं, तो मदद करवाएं कि ना करवाएं? मदद करना भी सही लगता है और बिना कागजों के मदद ना करना भी सही लगता है। दो सही में से किसका चयन करें? एक लड़की है, एक कंपनी में काम करती, सब यूपीएससी के सवाल है जितने बोल रहा हूं मैं। एक लड़की एक कंपनी में काम करती, उस कंपनी में काम करने की वजह से उसको जो सैलरी मिलती है उससे उसके घर का खर्च चलता है। अकेली इकलौती ब्रेडविनर है, कमाने वाली अकेली। उसके घर में उस पर आश्रित उसकी बूढ़ी मां, उसका बूढ़ा पिता, मान लो मैं दो तीन चीज जोड़ दे रहा हूं जो यूपीएससी ने नहीं लिखा था, बहुत लोग उस पर डिपेंडेंट है। उसकी नौकरी चली जाएगी तो बहुत लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस कंपनी में काम कर रही है वो कंपनी एक रसायन बनाने वाली कंपनी है, जिससे कुछ टॉक्सिन्स बिना प्यूरिफिकेशन के, बिना शोधन के नदी में डाले जा रहे हैं, जिससे नदी का पानी विषाक्त हो सकता है और उस विषाक्त पानी को पीने से बहुत सारे गांव वाले बीमार पड़ सकते हैं। तुम समझते हो ये बात उठानी चाहिए, तुम ये बात उठाओगी कंपनी के खिलाफ जाएगी, कंपनी तुमको निकाल सकती है, उस दशा में तुम्हारे घर के लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। नहीं उठाओगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, विषाक्त पानी पीते रहेंगे। तुमको यह भी सही लगता है कि तुमको यह बात उठानी चाहिए जिससे जो गांव के लोग हैं उनका जीवन और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, लेकिन तुमको यह भी सही लगता है कि तुमको अपने माता पिता जो तुम्हारे पैसे पर निर्भर हैं उनके लिए सोचना चाहिए। तुमको दोनों बात सही लगती है। तुम अमेरिका में किसी कंपनी में काम करने वाले वो व्यक्ति हो जो खुफिया जानकारी तुम्हारे पास आती है, उससे तुमको पता चलता है कि अमेरिका दुनिया भर में स्नूपिंग कर रहा है। पढ़ा है ना उस आदमी का नाम? सवाल है यूपीएससी का ये भी। तुमको लगता है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों का हनन, लोगों की निजता का हनन अमेरिका कर रहा है। यह बात दुनिया के सामने आनी चाहिए, विकीलीक्स होना चाहिए। लेकिन तुम यह भी समझते हो कि जिस संस्था में तुम काम कर रहे हो उस संस्था के नियमों के अनुसार संस्था के गोपनीय डेटा को तुम रिवील नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने लगे तो सब लोग अपनी अपनी संस्था का क्या करेंगे? डेटा ही। तुमको यह भी सही लगता है कि रिवील ना किया जाए, तुमको यह भी सही लगता है कि इसको रिवील कर दिया जाए जिससे दुनिया के लोगों की निजता की रक्षा हो सके। इसको दुविधा कहते हैं। एथिक्स में दुविधा का मतलब है दो सही बातें, दोनों सही लग रही,
तुम अर्जुन हो। अर्जुन, जानते हो अर्जुन को? हाँ? हिंदुओं में कहानी है महाभारत, उस कहानी में एक धनुर्धर है, बहुत बड़ा धनुर्धर। अभी ये कहानी अर्जुन की है, कारण अभी थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं बगल में, कारण की कहानी किसी दूसरी दुविधा में ले आएंगे। अर्जुन मानता है कि उसके भाइयों के साथ गलत हुआ। कुरुक्षेत्र तुमने पढ़ा होगा, रामधारी सिंह दिनकर की, उसमें कहते हैं वो कृष्ण कि पांडव तो कह रहे हैं कि दे दो बस हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव दे दो और बाकी सारी धरती अपनी रख लो। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन उसको देने के लिए भी तैयार नहीं, और उसको समाज के नियमों से कोई लेना देना नहीं, अनैतिकता पर, अन्याय पर आमादा है। अब इस कारण से मजबूरी में अर्जुन को लड़ने के लिए आना पड़ा। उसको लगता है कि अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, समाज में न्याय की स्थापना के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब आता है युद्ध भूमि में तो देखता है कौन है सामने। देखता है सामने लड़ाई कितने लोगों की है? 105 लोगों की, 100 कौरव और 5 पांडव। किसका झगड़ा है? जमीन का झगड़ा है। 105 लोगों के बीच जमीन का झगड़ा है, जिसमें 105 लोगों के अधिकार, उनका राइट, इसका मामला है। लड़ने कौन है? कौरवों की तरफ से लड़ने उनकी पूरी सेना आई, जो इस लड़ाई में स्टेक होल्डर नहीं है। चाहे कौरव जीते चाहे पांडव जीते, सेना को कुछ मिलने वाला नहीं। अर्जुन देखता है कितनी बड़ी दोनों तरफ की सेना के सैनिक मरेंगे, इनका क्या इस लड़ाई में? हम 105 लोगों की लड़ाई में क्यों मरेंगे? इसका परिणाम भयावह हो। देखता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा। ये मर गए तब भी परिणाम खतरनाक है, हमारी तरफ के कुछ लोग मरे तब भी परिणाम खतरनाक। जब सोचता है परिणाम के लिहाज से तो पाता है कि युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध का फैसला तभी होगा जब एक पक्ष हारेगा, और एक पक्ष तभी हारेगा जब एक पक्ष का नाश हो जाए, और एक पक्ष का नाश होने का मतलब है युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होगा। परिणाम के लिहाज से युद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि अगर सब लोग परिणाम की चिंता करने लगेंगे तब तो ताकतवर आदमी दुनिया में हमेशा क्या करेगा? कमजोर आदमी का हक मार लेगा ना। अगर राम ने सोचा होता इसी परिणाम के बारे में तो सीता को हलवा भेजते कि सीता अब रहो पंचवटी में, क्या करें, युद्ध करेंगे, लंका का नाश हो जाएगा, बहुत सारे बानर भालू मर जाएंगे, अब रावण के साथ ही रहो, लाचार हो, परिणाम भयावह होगा। फिर तो कोई ताकतवर आदमी किसी की पत्नी को उठा ले जाए, कोई ताकतवर आदमी किसी की जमीन हड़प ले, कोई ताकतवर आदमी तुम्हारा अधिकार छीन ले, तुम परिणाम की चिंता करोगे कि परिणाम खतरनाक होगा, और इस कारण से तुम उसका प्रतिरोध नहीं करोगे तो दुनिया में अन्याय नियम बन जाएगा। अर्जुन भी यही सोचता है। जब ये सोचता है तो उसको लगता है नहीं, लड़ना चाहिए। वो समझता है लड़ना चाहिए, ये भी ठीक है क्योंकि ये नियम के अनुकूल है, ये न्याय के अनुकूल है, और नहीं लड़ना चाहिए ये भी ठीक है क्योंकि नहीं लड़ने से परिणाम अच्छे रहेंगे। परिणाम के लिहाज से सोचता है तो ना लड़ना नैतिक लगता है, और न्याय के लिहाज से सोचता है तो क्या करे, इसमें किसका चयन करे? न्याय को तवज्जो दे कि परिणाम को? ये दुविधा है। आज अगर तुम कहोगे न्याय को, तो इस नियम से तो हमको तालिबान पर परमाणु बम फेंक देना चाहिए, क्योंकि जैसे कौरवों का समूल नाश कर दिया तुमने 5 लोगों के लिए, वैसे तालिबान तो हजारों स्त्रियों का अधिकार छीन के बैठे हैं, 5 का नहीं, हजारों का। तो तालिबान को मारने के लिए क्या करना चाहिए? चाहे जितना नुकसान हो जाए मार देना चाहिए। उत्तरी कोरिया पर ना सीधे धावा बोल देना चाहिए, चाहे नुकसान दुनिया का जितना हो। लेकिन हम क्या कहते हैं? परिणाम भयावह होगा। आज हम परिणाम की तरफ नहीं जाते, लेकिन पुरानी जितने नैतिक कहानियां पढ़ोगे उनमें सब में हम इसी परिणाम को ना सोचने के आदी थे
परिणाम को मत सोचो, नियम के अनुसार काम करो। आज हम नहीं करते। आज हम नियम की दुहाई तो देते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से काम होना चाहिए, फ्री ट्रेड रूट्स होने चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद रूस अगर यूक्रेन पे चढ़ाई कर देता है तो रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट नहीं होती, सब अपना अपना परिणाम सोचते हैं। उत्तर कोरिया अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ लामबंद होकर अटैक नहीं कर देते। अमर सेन ने अपनी किताब आइडिया ऑफ जस्टिस में लिखा कि गीता का मॉडल, मार्क्स का मॉडल जो नियम पर बहुत जोर देता था, ये आज की नैतिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना है जिससे हम ये कह सके कि ये वाली बात हर दशा में लागू होगी। जब जब तुम दुविधा में होना तो नियम के साथ चले जाना, ये भी नहीं कह सकते हो। और ना यही कह सकते हो कि जब जब तुम दुविधा में होना तो परिणाम के साथ चले जाना। इसका मतलब जब इसका कोई फिक्स फार्मूला गणित की तरह नहीं है तो हमको हर दुविधा की दशा में उसके स्टेक होल्डर्स पर विचार करके, उसके पूरे केस पर विचार करके वहां तय करना पड़ता है कि इस दुविधा में हम नियमों के साथ जाएंगे, कुछ वैल्यूज के साथ जाएंगे या परिणाम के साथ जाएंगे। इसी को सॉल्व करने के कि कब नियम के साथ खड़े होना है, कब परिणाम के साथ खड़े होना है, इसी को सॉल्व करने के, इस दुविधा को सॉल्व करने के कई मॉडल्स हैं। उन्हीं मॉडल्स को जो साइंस आपको सिखाता है उसी साइंस को हम कहते हैं साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग। इसमें गांधी का मॉडल है, इसमें अंबेडकर का मॉडल है, इसमें जॉन रॉल्स का मॉडल है, इसमें कांत का मॉडल है ना, इसमें ऐसे बहुत सारे, जीएस मिल का मॉडल है, उपयोगितावादियों का मॉडल है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स जब आप पढ़ते हैं तो आप पता लगा पाते हैं कि हम किसी दुविधा की दशा में क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो ढेर सारे मॉडल्स हैं। अगर साइंस होता तो क्या होता, हर चीज का एक जवाब। तुम मुझसे पूछते न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, एक जवाब। लेकिन तुम मुझसे पूछोगे इस दशा में सही गलत क्या है, कोई एक जवाब नहीं। अलग अलग मॉडल के हिसाब से सही गलत क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तुमको चूज करना पड़ता है कि तुम इस दशा में किस वाले मॉडल के साथ जाओगे और उस दुविधा को किस मॉडल से सॉल्व करोगे। इथिक्स तुमको यही सिखाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इथिक्स क्या है, साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग। बात समझ में आई? अब दुनिया में देखो बहुत सारी दुविधाएं हैं। मार्केट इकोनॉमी में जाते हैं तो दुनिया का पर्यावरण क्षरण हो रहा है। मार्केट इकोनॉमी से वापस जाओगे तो रोजगार सब खत्म होने लगेगा। रोजगार बचाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग फेस करो। ग्लोबल वार्मिंग रोकने की कोशिश करोगे तो दुनिया के रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्या करें? ऐसे ही सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर बहुत जोर दोगे, ग्लोबल ट्रेड में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, निवेश के मामलों में, आर्थिक विकास के मामलों में कमजोर होते चले जाओगे। और कमजोर होते चले जाओगे तो उसी धन से तुम सामाजिक न्याय कर रहे थे, आर्थिक न्याय कर रहे थे। भारत में 1993 के पहले मनरेगा नहीं चल पा रहा था। 1993 के पहले सर्व शिक्षा नहीं चल पा रहा था। हम देश कौन से थे? कल्याणकारी, समाजवादी। समाजवादी मुल्क में हम समानता के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने क्या किया? अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया। उस अर्थव्यवस्था को ओपन करने से क्या हुआ? सरकार की आय बढ़ गई, निवेश हुआ। निवेशक किस लिए आए? कि आप धीरे धीरे इंस्पेक्टर राज से फ्री इकोनॉमी की ओर जाओगे, सब कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करोगे। लेकिन अगर आप वापस क्या करेंगे? इस सारे आर्थिक लाभ जो बाजार से पैदा हुए उस लाभ को वापस सामाजिक कल्याण पर डाल देंगे तो सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे नहीं बनेंगे, बिजली की क्षमता नहीं बढ़ेगी और निवेशक फिर कहां? चाइना, हांगकांग, मलेशिया इधर भागने लगेंगे। और इधर भागने लगेंगे तो आप फिर 93 के पहले वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो बाजार के साथ जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करते हैं तो सोशल इंक्लूजन खराब होता है। इसे कहते हैं गुजरात बनाम केरला मॉडल का डेवलपमेंट।
गुजरात मॉडल यह कहता है कि पहले आर्थिक विकास करो, आर्थिक विकास जब ज्यादा हो जाएगा तो उसके लाभ अपने आप लोगों तक जाएंगे और उससे लोगों की बेसिक जरूरतें जो कमजोर लोग होंगे पूरी हो सकेंगी। केरला मॉडल कहता है पहले सामाजिक कल्याण करो, लोगों का क्षमता उन्नयन करो, शिक्षा दो, चिकित्सा करवाओ, पोषण करो, पहले ह्यूमन रिसोर्स मजबूत करो, तब बाजार ले आओ। दोनों अलग अलग मॉडल हैं। केरला मॉडल में जाते हो तो खतरा है तुम्हारी अर्थव्यवस्था छोटी होने लगेगी, क्योंकि दुनिया में किसी देश की दिलचस्पी तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में नहीं है। और गुजरात मॉडल की ओर जाओगे तो असमानता बढ़ता है, कुछ लोग अमीर होंगे, धन का केंद्रीकरण होगा, आर्थिक ग्रोथ तो होगी लेकिन समावेशी ग्रोथ नहीं होगी। क्या चुने? डिलेमा है। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिलेमा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तुम पुलिस को ज्यादा ताकत दोगे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। ह्यूमन राइट्स पर बहुत काम करोगे तो तुम बहुत सारे अपराधों को नहीं रोक पाओगे, संगठित अपराधों को रोक पाना मुश्किल होगा। क्या करें? तो जहां सिक्योरिटी के मामले हैं वहां डिलेमा, जहां इकोनॉमी है वहां डिलेमा। अगर हम ग्लोबल दुनिया में क्या करेंगे, जो हमारी दुनिया है उसमें अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में पंचशील के नियमों पर जाएंगे तो भारत के हित को छोड़ना पड़ेगा, और भारत के हित पर काम करेंगे तो हमको आदर्श छोड़ने पड़ेंगे। क्या करें? एक नेहरू की विदेश नीति थी जो कौन सी थी? परिणाम वाली नहीं, नियम वाली। जो नियम अनुकूल होगा वही करेंगे, जैसा गीता में था, जैसा गांधी कहते थे। नेहरू की विदेश नीति वैसी थी, परिणाम चाहे हमारे लिए अच्छा हो चाहे खराब, पंचशील के आधार पर करेंगे। मोदी की विदेश नीति कैसी है? मोदी की विदेश नीति हमारे लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे। हमको दुनिया के आदर्शों और नियमों से कोई लेना देना। जो भारत के हित में होगा, भारत के हित में होगा तो रूस से तेल खरीदेंगे, भारत के हित में होगा तो हम जहां जो मर्जी होगी वहां वो निर्णय लेंगे। एक हित आधारित विदेश नीति है जो परिणाम पर टिकी, इसको कहते हैं टीलियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी, टीलियोलॉजिकल। और मोदी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह से पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी थी डीऑन्टोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी। डिलेमा है। भारत यूक्रेन जैसे मामले पर चुप्पी साधे हुए, बहुत गलत बात है। लेकिन भारत अगर यूक्रेन पर बोलने जाएगा तो उसके बहुत सारे हित प्रभावित होंगे। तो जब हम इस तरह की चीजों से जूझते हैं और इस तरह की चीजों में क्या हमारे समाधान के मॉडल हो सकते हैं, अगर हम यूक्रेन के मामले में नहीं बोल रहे तो उसके क्या जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं? एथिकल जस्टिफिकेशन। अगर अपने निर्णय को आपको जस्टिफाई करना हो तो आप कौन कौन से नैतिक प्रतिमानों का हवाला दे सकते हैं जहां आप ये सीखते हैं? और अगर आप यूक्रेन के मामले में आपको बोलना चाहिए था, इसका तर्क करते हैं, इसके पक्ष में जाएंगे दुविधा हल करने के लिए, तो वहां क्या जस्टिफिकेशन देंगे? जहां हम ये सीखते हैं या जो विषय हमको सिखाता है उसी को हम कहते हैं एथिक्स। तो एथिक्स केवल ये नहीं बताता कि इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए, एथिक्स ये बताता है किसी निर्णय को जब आप लेंगे तो उसके जस्टिफिकेशंस क्या है। अलग अलग मॉडल क्या करता है, उनके जस्टिफिकेशंस क्रिएट करता है और उसको आपको सिखाता है। ठीक है, इस लिहाज से एथिक्स को हम क्या कहते हैं? साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग। जितना ज्यादा एथिक्स में अलग अलग तरह के डिलेमा सॉल्व करने की तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, अधिकारों के डिलेमा, न्याय के अलग अलग जो मायने हैं उनका डिलेमा, स्वतंत्रता संबंधित डिलेमा, निजता और सार्वजनिक हित का डिलेमा, ऐसे दुनिया भर के जितने डिलेमा है, पर्यावरण संबंधित डिलेमा, पर्यावरण और विकास का डिलेमा, ऐसे जितने डिलेमा तुम सॉल्व करना सीखोगे वैसे तुम्हारी ओपिनियन बनाने की, अलग अलग मामलों में सही गलत को तय करने की, उनकी जस्टिफिकेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। उससे भी तुम जो सवाल आएगा वहां यूपीएससी में उसको वहां बैठ के हल नहीं करोगे, उसके तर्क तुमने पहले से सीख रखे। मैंने बताया एथिक्स का मतलब है पहले से सवालों के टाइप जानना और जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उनके बारे में एक राय पहले से रखना, जिससे हम वहां उस आंसर को लिख सके। ठीक है, बात समझ में आई? तो 3 मायने हो गया, चौथा मायने एक और सीख लो। कल कौन कौन नहीं आया था? 1 2 3 आधी जनसंख्या नहीं आई थी। तो क्या कल जो लोग आए थे आज नहीं आए क्या?
नहीं, जितनी जनसंख्या ने हाथ उठा दिया तो इस भूभाग में बैठी आधी जनसंख्या है, तो फिर तो इसका मतलब है कि एमपी देने गए थे मध्य प्रदेश, कहां थे? एक और मायने है एथिक्स का, ये क्या है? आचार संहिता का विज्ञान। क्या पढ़ाया था? ये हमारी दुनिया है, इसी दुनिया को क्या किया हमने, हम चाहते हैं इसको क्या करना, बेहतर बना। इसी बेहतर बनाने को कई बार हम क्या कहते हैं, टू मेक इट आइडियल प्लेस टू लिव। अक्सर इसलिए धर्मों में कहा जाता स्वर्ग जैसा है, जन्नत, कहते हैं जन्नत है जन्नत। जन्नत एक कल्पना है आइडियल की, जहां सब कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता। धर्मों ने मनुष्यों को गाइड करने के लिए जन्नत की कल्पना रखी थी। आज जब हम धर्म से इतर जा रहे हैं तो हमने गैर रिलीजियस आइडियल्स गढ़ने शुरू किए हैं। हमने कहा समतामूलक समाज हो, लोकतांत्रिक मूल्य हो, स्त्री पुरुष बराबरी के साथ रहते हों, लिंगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, किसी वर्ण जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव। हमने इस तरह के सेकुलर आइडियल्स तैयार किए हैं, जिनको हम कहते हैं किसी धरती को क्या करना है, बेहतर बनाना। मरने के बाद नहीं बेहतर दुनिया में जाना है। धर्म कहते थे मरने के बाद बेहतर दुनिया में जाओगे, और वो भी एक परीक्षा पास करने के बाद। कयामत के दिन अल्लाह तय करेगा, खुदा बताएगा कि तुम पास हो रहे हो या फेल, और उससे तय होगा कि तुम जन्नत में जाओगे कि नहीं जाओगे। भगवान तय करेगा, गॉड तय करेगा जजमेंट डे के दिन कि तुम आदर्श दुनिया में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। यानी वो प्रीमियम मेंबरशिप थी, सबके लिए उपलब्ध नहीं थी। कुछ चुने हुए लोग, चूजन फ्यू, दे वुड बी इंटाइटल्ड टू लिव इन हेवन। कुछ चुने हुए लोग इंटाइटल्ड होंगे, हकदार होंगे जन्नत में रहने के। हम क्या कहते हैं आज? हम कहते हैं गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, हर वर्ण, हर जाति, हर लिंग का आदमी अच्छी दुनिया में रहने का हकदार है, और वो दुनिया यही बनाई जाए। कौन बनाएगा? धर्म कहता था कि उस दुनिया में जा पाओगे कैसे? कुछ खास तरीके के आचरण से। उसी को कहते थे रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट। 5 जून नमाज पढ़ना, जकात करना, हज करने जाना, ठीक है, ये सब करोगे तो तुम जन्नत जाओगे। बौद्ध लोग कहते थे अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो तुमको निर्वाण मिलेगा। निर्वाण 8 चीजें हैं, उनका पालन करोगे तो निर्वाण मिलेगा। जैनी कहते थे पंच महाव्रत का पालन करोगे तो कैवल्य प्राप्त करोगे। हर धर्म में इस तरह का एक मॉडल गढ़ा गया था। तो देखो, ठीक वैसे जब हम आज अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसके भरोसे बनाना चाहते हैं? हम मानते हैं कि हमारी ये दुनिया जो है ना, इसी को चलाने के लिए हमने बनाई है ढेर सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। दुनिया बेहतर बनेगी संस्थाओं से। राजनीति एक संस्था है, धर्म दूसरी संस्था हो सकती है, समाज तीसरी संस्था हो सकती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी चौथी संस्था हो सकती है, कल्याणकारी राज्य की एक संस्था है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं। ये संस्थाएं अगर क्या हो जाएं, ये संस्थाएं अगर आदर्श हो जाएं,
तो हमारी दुनिया आदर्श हो जाएगी। तो ये संस्थाएं आदर्श कैसे बनेंगी? इन्हीं संस्थाओं के आदर्श के लिए हमने गढ़े कुछ क्या मूल्य, वैल्यूज। जैसे हिंदू लोग कहते हैं राम राज्य। राम राज्य कौन सा है? कहते हैं राम राज्य वो है जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। 3 तरह की पीड़ा होती है, दैहिक दैविक और भौतिक। राम राज्य में तीनों तरह की पीड़ा नहीं होगी। और कहते हैं कि राम के प्रताप से वहां सारी विषमता खत्म हो जाएगी, राम प्रताप विषमता खोई। तो राम राज्य वो राज्य जहां विषमता नहीं होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी और पेन नहीं होगा। इसका मतलब पेनलेस सोसाइटी है। उसका वैल्यू क्या है? इक्वालिटी और पेनलेस होना। वैसे जब हम संस्थाएं आदर्श बनाते हैं तो हम संस्थाओं के लिए भी करते हैं क्या कि संस्थाएं तब आदर्श बनेंगी जब उनमें सर्टेन वैल्यूज होंगी। ब्यूरोक्रेसी कब आइडियल बनेगी? जब उसमें इंपार्शियलिटी होगी, जब उसमें नॉन पार्टिजनशिप होगी, जब उसमें इंटीग्रिटी होगी, जब उसमें इंपैथी होगी, तो क्या होगी? आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, आइडियल ब्यूरोक्रेसी बनेगी। ठीक है, ये वैल्यूज। अब ये वैल्यूज आएंगी कैसे? यही वैल्यूज लाने का तरीका है क्या? ये वैल्यूज आएंगी जब इंसानों को एक खास तरीके से आचरण करने के लिए क्या किया जाएगा? कहा जाएगा। संस्थाएं कैसी हैं? अजैविक हैं, नॉन लिविंग हैं। उन संस्थाओं में वैल्यू ले आने की जिम्मेवारी किसकी है? इंसानों की। और इंसान वैल्यू कैसे ले आएंगे? अपने आचरण से। तो जब इंसान एक खास तरीके से आचरण करेंगे, जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, वो क्या करे? न्याय करे। तो न्याय तब होगा जब ब्यूरोक्रेसी में निष्पक्षता हो। और निष्पक्षता कैसे आएगी? जब ब्यूरोक्रेट्स निष्पक्ष तरीके से आचरण करने के कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करते हैं? ये ले आते हैं वैल्यू। वैल्यू से बनती हैं आदर्श संस्थाएं, और आदर्श संस्थाओं से बनती है हमारी आदर्श दुनिया। और आदर्श दुनिया में होता है हमारा क्या? कौन सी चीज? गुड लाइफ। और एथिक्स क्या है? वो साइंस है जो क्या चाहता है? आपकी जिंदगी कैसी हो? अच्छी। गुड लाइफ का साइंस है। क्या है? दुनिया को बेहतर बनाने का साइंस है। इसलिए एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट का साइंस है। एथिक्स का काम क्या है? हर संस्था के लिए ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना जिससे वो संस्था आदर्श बन सके, और आदर्श बनने के कारण वो संस्था आपके जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर कर सके। इसीलिए कई बार लोग एथिक्स को कहते हैं कि ये क्या है? कहते हैं साइंस ऑफ वेल बीइंग है, साइंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये जीवन की गुणवत्ता का विज्ञान है। और वेल बीइंग को हिंदी में कहते हैं, शब्द सुना होगा तुमने, कहते हैं सबका कल्याण, मानव कल्याण। ये कल्याण का विज्ञान है। क्या क्या पता लगाता है? क्या क्या ले आ दें तो मनुष्यों का क्या होने लगेगा? कल्याण होने लगेगा। ठीक है, इस लिहाज से एथिक्स को हम साइंस ऑफ वेल बीइंग या साइंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो एथिक्स का एक काम क्या है? ब्यूरोक्रेसी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, सोसाइटी के लिए, न्यायपालिका के लिए, सबके लिए क्या करना? सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, जिस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होगा? डूज और डोंट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इस तरह के आचरणों से संस्थाओं में वैल्यूज आएंगे, और उन वैल्यूज से मनुष्यों की जिंदगी बेहतर और गुणवत्ता परक होगी। इसलिए साइंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मायने एथिक्स का है। इसी से मैंने जैसे कहा वेल बीइंग वाला मायने, इसको हम लोग किसी दिन सीखेंगे विस्तार से, आपको समझाएंगे। आपने सुना होगा एक शब्द, अक्सर इंसान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बीइंग, ह्यूमन बीइंग ना। यही जो ह्यूमन बीइंग है, इसी की क्या ले आनी हमको?
वेलनेस। बीइंग कैसा हो सकता है? अच्छा भी और खराब भी। ह्यूमन बीइंग को अच्छा कैसे किया जाए, उसे कहते हैं ह्यूमन वेलबींग। मान लीजिए आपके बीइंग के 10, जैसे एक चाकू है, मान लीजिए मैं कहूं कि एक नाइफ भी एक बीइंग है, तो अच्छा चाकू कैसे बनेगा? जब वो काटने का काम बढ़िया करे तो अच्छा चाकू। चाकू में कितना बीइंग होता है? सिर्फ एक। बीइंग का मतलब होता है इसेंस, सार। चाकू में कितना सार होता है? एक। कौन सा? काटना। चाकू सार क्या कहते हैं? सार उसको कहते हैं जो उस वर्ग के सभी सदस्यों का मूल लक्षण हो, जिस काम के लिए उनको बनाया गया हो। दुनिया के जितने अलग अलग चाकू हैं, अलग अलग आकार प्रकार के, उन सबका काम क्या है? इसका चाकुओं का काम काटना है। इसका मतलब चाकू का सार काटना है। तब चाकू अच्छा काट पाएंगे। कौन से चाकू अच्छे चाकू होंगे? अगर बाजार जाओगे कौन सा चाकू खरीदोगे? धार वाला। इसका धार वाला चाकू अच्छा चाकू। जैसे चाकू का अच्छा होना उसकी धार पर निर्भर करता है, वैसे ही इंसानों का अच्छा होना भी कुछ बात पर निर्भर करता है। लेकिन चाकू की तरह इंसानों का कोई एक सार नहीं होता। कल या परसों, कल ही बताया था तुमको कि जब हम कहते हैं तो तुमने अक्सर सुना होगा, कहते हैं हम ऐसा कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग। चाकू तो केवल काटने वाला बीइंग है, लेकिन मनुष्य रैशनल बीइंग भी है। फिर क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज ए इमोटिव बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज एन इमोटिव बीइंग। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज एन एस्थेटिक बीइंग, हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज ए पॉलिटिकल बीइंग। मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, मनुष्य सौंदर्यात्मक प्राणी है, मनुष्य बौद्धिक प्राणी है। 10 बात कहते हैं। इसका मतलब मनुष्य के बीइंग कितने हैं? बहुत सारे। इन सारे बीइंग्स की अच्छाई कैसे होगी? चाकू में धार लगाना है तो क्या करना है? बुलाया धार वाले को, लगवा दिया। ये रैशनल बीइंग कैसे अच्छा होगा? ये सोशल बीइंग कैसे अच्छा होगा? ये इमोटिव बीइंग कैसे अच्छा होगा? इसका हमको कंप्लीट मॉडल चाहिए। जब ये कंप्लीट मॉडल आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन वेल बीइंग बनेगा। वही कंप्लीट मॉडल जो साइंस लेके आता है कि इंसान के सारे बीइंग को अगर बेहतर करना है तो कैसे होगा? उसी साइंस को हम क्या कहते हैं? एथिक्स। तो एथिक्स क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग। दुनिया के जितने एथिक्स के मॉडल हैं वो सब इंसानों का कल्याण करने के लिए बनाए गए। बस उनमें अंतर क्या है? किसी मॉडल में इंसान को बौद्धिक प्राणी मान लिया गया है मूलतः। बताया मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। अलग अलग मॉडल है। जैसे अंबेडकर के मॉडल में मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, यह ज्यादा जोरदार है। इसलिए अंबेडकर ने जब मनुष्यों के वेलबींग का आइडिया सोचा तो क्या सोचा? उनकी बौद्धिकता का विकास करना, उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ानी, इस पर ज्यादा जोर दिया। धर्म क्या सोचते हैं? धर्म कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज ए स्पिरिचुअल बीइंग, मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी, तो आध्यात्मिक विकास का जोर ज्यादा लगाते हैं। जो आज का बाजारवाद हो क्या मानता है? मानता है ह्यूमन बीइंग इज ए बॉडली बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली अ लिविंग बॉडी फुल ऑफ डिजायर्स। तो मनुष्य की जिंदगी कब अच्छी होगी? जब उसकी डिजायर्स को पूरा करें। डिजायर्स कब पूरी होंगी? जब उसका उपभोग बढ़े। उपभोग कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी। प्रोडक्ट कब ज्यादा होंगी? जब अर्थव्यवस्था बाजारवादी होगी। इसलिए बाजार क्या करता है? मनुष्यों की ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करता है। इससे मनुष्यों की जिंदगी कैसी होती? अच्छी। तो ये जो कौन सा नैतिक मॉडल हमारे लिए ठीक है, इस बात की डिबेट है। ये इस पर डिपेंडेंट है कि किस नैतिक मॉडल ने या किसी नैतिक मॉडल ने मनुष्य के किस बीइंग को उसका ज्यादा महत्वपूर्ण बीइंग माना है। जो मानते हैं कि सोशल बीइंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, इमोटिव बीइंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इमोशनल वेलनेस पर ज्यादा जोर देते हैं। जो स्पिरिचुअल मानते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस पर ज्यादा जोर देते हैं। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मानते हैं वो आजकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं। रिजर्वेशन वगैरह वहीं से आता है कि आदमी को रोजगार दो और उसकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ा दो, उसकी वेलनेस आ जाएगी। ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं जो हमारे बीइंग को वेल बीइंग करने के पे आधारित है।
यही एथिक्स। इसका मतलब अलग अलग एथिक्स का मॉडल जो है एक दूसरे से क्यों अलग अलग है? अगर चाकू की तरह इंसान का बीइंग केवल एक होता तो दुनिया में सब एथिक्स कैसी होती? हम किसी से पूछ ले अच्छा चाकू कौन सा है, क्या कहेंगे? जिसमें धार हो। लेकिन अगर पूछ ले अच्छा इंसान कौन होगा, कुछ लोग कहेंगे भावुक इंसान अच्छा होता है, कुछ कहेंगे बौद्धिक, कुछ कहेंगे सामाजिक, कुछ कहेंगे जिसकी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बढ़ा दी जाए। जवाब कैसा होगा? धर्म के किसी मौलवी पुरोहित से मिलोगे, क्या कहेगा? आध्यात्मिक। इंसानों के अच्छे होने का कोई एक मॉडल नहीं है, इसलिए कोई एक एथिक्स नहीं है जो सभी इंसानों के लिए फिट होता हो। रिलीजियस एथिक्स अलग है, जो आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है वो अलग है। वो ज्यादा जोर किस पर देता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, वो मानता है इक्वलिटी जरूरी है, न्याय जस्टिस जरूरी है। और न्याय और इक्वलिटी कहां से आती है? पॉलिटिकल पावर से, सोशल पावर से, इकोनॉमिक इक्वलिटी से। इसलिए सारा जो तुम्हारा एथिक्स है वो इक्वलिटी और जस्टिस और फ्रीडम के इर्द गिर्द गढ़ा गया है, जिसको तुम सेकुलर एथिक्स कहते हो। जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, अलग अलग एथिक्स के ऐसे मॉडल हैं, इनको जब पढ़ते हो तो तुम अलग अलग एथिक्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हो। जब हम पॉलिटिकल पावर पर ज्यादा जाते हैं, आदमी स्वार्थी होता है, सामुदायिकता खत्म होती। हर आदमी केवल अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी कम्युनिटी की पॉलिटिकल पावर, अपनी पहचान की पॉलिटिकल पावर पर जोर देगा। इससे पहचान की राजनीति होगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनेगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग वोट बैंक के आधार पर खड़ी होंगी, समाज टूटेगा, व्यक्ति मजबूत होता चला जाएगा। सामुदायिकता की राजनीति, सामुदायिकता वाले एथिक्स की बात करोगे, समुदाय मजबूत होगा, जीवन हमारा साझा होगा, लेकिन व्यक्तियों को अपने कुछ अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, कर्तव्य ज्यादा मिलेंगे। एक एथिक्स में जाओगे एक चीज मिलेगी, दूसरे एथिक्स में जाओगे दूसरी चीज मिलेगी ना। गांधी की एथिक्स में जाओगे कर्तव्य ज्यादा मिलेंगे, अंबेडकर की एथिक्स में आओगे अधिकार ज्यादा मिलेंगे। अधिकार ज्यादा मांगोगे स्वार्थवाद की तरफ जाओगे। अधिकार मिलते हैं व्यक्ति को और कर्तव्य होते हैं समुदाय के। कर्तव्य बनाए जाते हैं समुदायों के लिए और अधिकार दिए जाते हैं व्यक्तियों के लिए। अंबेडकर का मॉडल व्यक्ति को मजबूत करेगा, गांधी का मॉडल समुदाय को मजबूत करेगा। दो अलग अलग एथिक्स, दोनों के अपने प्रॉस और कौन है, ठीक है। ये हम डिस्कस जहां करते हैं उसी सब्जेक्ट को हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि तुमको एथिक्स का एक ओवरऑल छोटा सा आइडिया बना होगा कि सब्जेक्ट है क्या ना। ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसको हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं और जितना चाहे उतना सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे छोटा हो जाएगा। लेकिन सवाल जो यूपीएससी पूछती है उसके हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने पर्यावरण पर भी सवाल पूछा है, यूपीएससी ने सेक्स क्राइम पर भी सवाल पूछा है, मतलब सब कुछ पूछा है यूपीएससी ने। और वो अगले साल का पेपर क्या पूछेंगे हमको पता, इसलिए आपको जब पेपर नहीं गेस कर सकते आप, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ती है और समझ बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे। कल वर्कशॉप की आखिरी क्लास करेंगे। ये हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं एक तरीके का। वर्कशॉप का मतलब होता है आपको एथिक्स पढ़ने के लिए तैयार करना।